बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज सोहा अपनी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ शरीक नहीं है, लेकिन हरमीत हमारे साथ मौजूद है और हरमीत की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले इससे पहले कि बातों को आगे बढ़ाएं, मैंने रन डाउन भी आपको बताना है और फिर आज की बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ आज का डेली डोज हमारा चलेगा। लेकिन हरमीत का रुख पहले। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कोशिश हमारी ये होती कि जो ताज़ा तरीन है, जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं उसी तरफ हम अपना जो रुख है वो मोड़ लें। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है शुरुआत आज आप ही करेंगे भाई। अच्छा सबसे बड़ी खबर यही है कि तवानाई की बचत के लिए मंसूबा जो है उसके ऊपर अमल दरामद फौरी तौर पे शुरू कर दिया गया है। ये कहा गया है कि 8:30 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट, शादी हॉल उनको 10 बजे बंद करना होगा। 30% तक अखराजात में कमी लाने का पैगाम दिया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी दफातर में बिजली कम से कम इस्तेमाल हो, बेजा पंखे ना चलें, लाइट्स ना जलें, हीटर ना चलें। तो ये बहुत बड़े जो आप कहो कि एक मंसूबे के ऊपर अमल दरामद शुरू कर रही है गवर्नमेंट। और ये पैगाम लोगों के लिए भी है कि बिजली में बचत करें। 92 अरब रुपए वो कहते हैं तवानाई की मद में बचाए जा सकते हैं अगर हम मंसूबे के ऊपर अमल कर रहे हों। अब ये आगे जो बात आती है वो ये है हरमीत के ट्रेडर्स हमारा कितना साथ देते हैं, क्योंकि 2 सूबों ने गवर्नमेंट से इस मामले में शिकवा किया है कि उनको कंसल्ट नहीं किया गया। यानी जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और पंजाब हो गया, वहाँ पे शायद नॉन कोऑपरेशन की बात आती है ऐसी कोई। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि उनको भी कंसल्ट करके इस मंसूबे में शामिल किया जाएगा। इस मौके के ऊपर तवानाई की बचत करना, पैसे की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही MKM का सब आपकी बात दुरुस्त है। जो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, असल में तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जानिब जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं। और अगर हम देखें ये मामला जो है ये कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें अब बिजली की शॉर्टेज, अगर उमूमन यही होता है कि सर्दियों में गैस का बहरान तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन बिजली जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन मैं अगर बात करूं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन इलाकों की जहां पे हम रह रहे हैं और देख रहे हैं सारी चीज़ों को, तकरीबन दिन में 4 से 5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग है। इस तरह देहाती इलाकों में अभी आप जाएँ तो कल परसों मेरे कुछ अपने गांव वालों से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया मुझे कि भाई आप टेलीविज़न पे बात करें, आप सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाएं, हमारी सुबह से बिजली गायब होती है और रात कहीं घंटे 2 के लिए आती है। ना ख़वातीन जो है ना कपड़े सही तरीके से वो धोने को उनको टाइम मिलता है, ना प्रेस करने के लिए टाइम मिलता है, दीगर चीज़ें तो छोड़ दें। तो ये हालात सिर्फ हर देहात के, हर गाँव के हैं और बिजली की लोड शेडिंग इंतहाई बढ़ रही है। लेकिन आपने मार्केट्स की बात की है तो हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है वो वैसे तो उनको तो मौका भी मिलना चाहिए और मौका जब मिलता है तो इस किस्म का रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, एक तरफ रोज साहब हम उमूमन ये करते हैं कि हम कवानीन बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, 3-4 महीने तक लोग रेगुलर भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आदत भी पड़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही रीत, वही रिवायात दोबारा बरकरार रखी जाती है। यानी अगर ये क्राइसिस है, अब इन्होंने 8 बजे का जो टाइम दिया है, मैं समझता हूं कि अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम सबकी रूटीन बन जाएंगे और उस रूटीन के मुताबिक हम शॉपिंग करेंगे, हम रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे और हमें पता होगा कि भाई 8 बजे के बाद कोई मार्केट खुलनी नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम ये जारी रखेंगे, जिस तरह पूरी दुनिया में आप घूमें, कोई जगह आपसे रही नहीं है और आपने वहां पे देखा है कि मुख्तलिफ मार्केट्स जो बंद होती हैं उनका टाइम होता है, रेस्टोरेंट का टाइम होता है और बहुत जल्दी मार्केट्स बंद होती है। तो मेरे ख्याल में उमूमन मेरे ख्याल में इस रवैये को, इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए, ना कि अब ये जो क्राइसिस का टाइम है और क्राइसिस खत्म हो जाए तो फिर कहें कि भैया दोबारा मार्केट्स खोल दें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फार्मूला है जिसपे माजी पे भी बहुत ज़्यादा अमल दरामद हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको कंटिन्यू नहीं किया गया। जी हरमीत, सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रेडर्स हमारे किस हद तक साथ देते हैं। अब ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम साथ देंगे गवर्नमेंट का, कुछ लोग कह रहे हैं हम नहीं साथ दे सकते, हमारे कारोबार ही लेट शुरू होते हैं और हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अब इसके ऊपर ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के आपके जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने नॉन कोऑपरेशन की बात की है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो
اسلام آباد کے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی. بہت سے تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توانائی کس طرح سے بچت کی جائے, اصل مسئلہ تو بیسیکلی گردشی قرضے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کہاں سے بات کو کس طرف لے گئے ہیں. گردشی قرضے نو راؤ صاحب آپ کی بات درست ہے, آپ بالکل اچھی بات کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا گلہ بھی یہ بھی ہے کہ جو عیاشیاں ہیں, یعنی جو بڑے اس پہ بیٹھے منصب پہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کے لیے اگر آپ بھی آج بھی دیکھیں, آپ ان مختلف اسلام آباد کے مختلف کلب میں جا کے جہاں پہ ایلیٹ کلاس کا بندہ ہوگا, جس کے پاس ممبرشپ ہوگی, جس کی کہیں نہ کہیں اپروچ ہوگی, اس کو آج بھی وہ کھانا جو ہے, وہ جو کڑھائی ہم دمبے کی کڑھائی باہر 2-3-4 ہزار روپے پہ کھاتے ہیں نا, وہ ان کو آسانی سے 500-600 روپے پہ مل جاتی ہے. چائے کا کپ جو باہر ہمیں بڑے مشکل سے اگر اچھے ریسٹورنٹ میں آپ جاتے تو 100 سے کم نہیں ملتا, تو وہاں پہ ان کو 10-20 روپے کا مل جاتا ہے. تو یہ سبسڈی ان کے لیے تو ہے, ان کے لیے وہ کرائسس نہیں ہے. اگر یہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مختلف کلبز کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ شادیاں کرا کے ان کو ٹائم بھی مل جاتا ہے. لیکن جو عام آدمی ہے, جو ہماری طرح شخص ہے, جس نے زندگی آگے اس کو مشکلات بھی ہوتی, تو یہ گلہ ایک طرف ہے کہ آپ نے 80 لوگوں کی پوری کابینہ تو بنائی ہے, وہ اخراجات بھی اس میں اگر آپ دیکھیں نئے جو اعداد و شمار آئے ہیں اس میں بھی اخراجات جو ہیں سب سے زیادہ ان کے بڑھ رہے ہیں. تو عام آدمی کے تو آپ کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ لوگوں کو مہیا ہیں, جو TAD آپ کو ملتا ہے, کیا اس پہ بھی آپ سوچیں گے کہ ہم اس پر بھی بات کر لیں, کم سے کم اس کو بھی کم کر لیں کہ اگر ملک اس کرائسس سے گزر رہا ہے, یا ہم ادھر مختلف پارلیمنٹ سے آگے نکل کے پارلیمنٹ لاجز کی طرف جاتے ہیں تو ادھر کیا حالات ہیں, یہ ساری چیزوں کو بغور رکھنا ہوگا. تاکہ اگر آپ نے عام آدمی کو ایک تک یہ بتانا ہے کہ ہم نے آپ کو اس مسئلے سے نکالنا ہے, تو اگر اس پہ یہ تکلیف گزرتی ہے تو یہ تکلیف آپ نے بھی تو سہنی ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہ صرف عوام ہی بھگتے اور باقی ہماری تو عیاشیاں لگی رہیں گی. ہاں بالکل, لیکن اس ملک کو متحد ہو کے چلنا ہے, تبھی یہ معاملہ کچھ اسلوبی سے حل ہو سکے گا. جیسے میں نے کہا, کراچی کا ٹریڈر اور MQM اگر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو, تو کراچی تو سب سے بڑا شہر ہے, روشنیوں کا شہر بھی اس کو کہا جاتا ہے, لیکن وہاں سے اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر نان کوآپریشن تو وہ بری بات ہے. MQM ویسے ہی ناراض سی پھر رہی ہے. آج آصف علی زرداری صاحب نے اعلان بھی کیا ہے کہ ایک ان کو دعوت دی ہے ان کے لیڈران کو کہ وہ آ کے ملیں, اور اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں, اس کرائسس سے ہم نکل لیں گے. مطلب یہ جو MKM کا وہ ہے. اگلی خبر ہم نے یہی بات کہنی تھی کہ MKM ناراض پھر رہا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف ناراض پھر رہا ہے اور ایک طرف MKM کے اندر کے اختلافات کو بھلا کے پارٹی کو ایک نئی طرح سے اکٹھا یونائٹ کرنے کی کوششیں وہ کی جا رہی ہیں. یہ دونوں پہلو بڑے اہم ہیں. اس کی اصل میں راؤ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم نے MQM کی کچھ ڈیمانڈز تھی اور پیپلز پارٹی نے ان سے وعدے بھی کیے تھے, اور جب وہ حکومت میں شامل ہوئے نئے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی تھی, کچھ پاور سیٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ان کو سن میں دے گی, لیکن کہیں نہ کہیں ان معاملات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے MQM کے پاس یہی آپشن ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اس سائڈ سے اس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اب تو ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا, نہ حکومت کی طرف آنے کا عمران خان صاحب سوچ رہے, نہ ان کے پاس اس قسم کے نمبرز ہیں. لیکن اب MQM جو ہے وہ جو وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے ہو رہے, تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا جو دباؤ ہے جس طرح وہ ماضی میں رکھنا چاہتے تھے اسی طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے درست کی کہ اب وہ اپنے پارٹی کو بھی منظم کر رہے ہیں, کیونکہ جو 2013 کے بعد جس قسم سے ڈاؤن فال آیا ہے MQM کا, اور جس طرح وہ غیر مقبول ہوئی ہے, اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر 2023 کی یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بری طرح وہ مار کھا جائیں گے جس طرح وہ بکھرے ہوئے ہیں. تو شاید اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو حالات ہمارے لیے بڑے خطرناک ہوں گے. ہاں میرے میں نکل لیں گے. زرداری صاحب جب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, زرداری صاحب جب کسی معاملے میں آتے ہیں, MKM کی یہ ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی. MKM کی جو حلقہ بندی ہیں اس کے علاوہ 2 ڈیمانڈز اور بھی تھی, جس کا جاوید چودھری صاحب کے کالم میں ذکر تھا, اور اس حوالے سے فروغ نسیم, اسی کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے جاوید چودھری نے لکھا کہ فروغ نسیم ملاقات کے لیے آئے جنرل باجوہ سے, اور جنرل باجوہ سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ کہیں کہ ہماری 2 گزارشات ہیں اس کے پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہے یا کروانا ہے. اور ایک تو یہ تھی کہ گورنرشپ, انہوں نے سوال کیا کہ کیا کراچی کی جو میئرشپ ہے وہ MKM کو مل سکتی ہے, جس پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں عمران سے یہ بات نہیں کر سکتا. یہ جاوید چودھری نے کالم میں لکھا. اس کے بعد اور حامد میر کے ساتھ پروگرام میں بھی انہوں نے بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا
सिंध की गवर्नरशिप हमें मिल सकती है, उस पर भी जनरल बाजवा ने कहा कि मैं इमरान से ये बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। उस पर उन्होंने फिर एक टेलीफोन किया कुछ अरसे बाद जावेद चौधरी के बकौल, और उन्होंने ये कहा कि हमें किस तरफ को जाना चाहिए, चूँकि PDM हमें ये दोनों जो चीज़ें हैं वो देने को तैयार है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि भाई आप अपना फ़ैसला खुद करें, मैं ये फ़ैसला आपके ऊपर थोप नहीं सकता, ना मैं किसी की हमायत करूँगा ना मुखालफत करूँगा। अब ये वो चीज़ है जिसको लेके इमरान खान कहते हैं कि जी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है तो उस वक्त PTI की गवर्नमेंट, वो तो कह रहे हैं कि लंबे अरसे से एक साजिश तैयार हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी कि किस तरह से PTI की गवर्नमेंट का ख़ात्मा करना है, और वो कह रहे हैं 2021 से ही मुझे पता चल गया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को लेके आना है। जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात बढ़ते चले जा रहे हैं इमरान खान के। और हालांकि लेकिन इसी के साथ साथ रऊफ साहब, जावेद चौधरी साहब ने बड़े इंकिशाफात किए हुए हैं। अगर आप बाजवा साहब के हवाले से अगर देखें, बुज़दार के हवाले से खासकर, ये इस बात का तो मैं भी गवाह हूँ, जब आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो जब हमारी मुलाकात हुई थी तो यही सवाल में से एक साफ़ी ने उठाया कि बुज़दार साहब को इतना बड़ा सूबा एक अनपढ़ से शख्स को आपने दिया है, क्या इसमें आपका हाथ था? तो उनका ये कहना था कि बुज़दार से तो मैं अपने जूते भी साफ ना करूं। यानी इस किस्म के हालात थे। बाजवा साहब ने कई दफ़ा जो है इमरान खान साहब को बताया था, और उस कालम में ये भी लिखा है कि किस तरह असर रसूख था। और जब बात हुई हलीम खान साहब पे और परवेज़ इलाही साहब पे, तो इमरान खान साहब मान गए थे कि ठीक है, इतना बड़ा सूबा जो, चलो हम हलीम खान को जो है मुबारकबादें भी देना शुरू हो गई, मामला भी गए। तो इसमें वो लिखा भी है कि फवाद चौधरी साहब ने जाते आर्मी चीफ से कहा कि बॉस, इसमें आप एक रात भी है और एक रात के बाद क्या फैसला होना है। और वही हुआ। जब रात हुई तो फिर वही, क्योंकि मुर्शद छाई हुई थी वैसे भी खान साहब के बहुत बड़े फैसलों पर, और यही हालात थे कि सुबह बुज़दार का जो मामला था उसको बरकरार रखा गया, और हलीम खान जो है वो कहीं ना कहीं साइड पे हुए। और हलीम खान पर भी इन्होंने बड़ा टॉर्चर करने की कोशिश की सोशल मीडिया पे भी, लेकिन हलीम खान के पास कुछ ऐसे एविडेंस थे जिसकी वजह से वो PTI की बड़ी क़यादत, जो सीनियर क़यादत है, उन्होंने भी चुप साध ली और PTI ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मामलात ख़तरनाक हद तक जा सकते थे। हलीम खान ऑलरेडी धमकी भी दे चुके थे। तो इस किस्म की सूरत हाल है। उस कालम में अगर आप देखें तो बहुत सारे इंकिशाफात हैं बाजवा साहब, और फिर जिस तरह ये जो खातूनी अव्वल थी साबिका, उसके हवाले से बहुत सारे इंकिशाफात हैं। और किस तरह जो है जमील गुज्जर साहब बनीगाला में आते थे और क्या किस किस्म का असर रसूख था फरागोगी का, और किस किस्म से जो है पंजाब में तबादले होते थे और किस किस्म की रिश्वतें चलती थी। ये एक बड़ा बाजार गर्म था। इमरान खान साहब के सामने कई दफ़ा ये सबूतों के सामने चीज़ें रखी गई, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इतने उनकी आंखें बंद थी कि वो, और वही वजह है मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती ये इमरान खान साहब की, उसने अपने अपनों को दूर किया और परायों को मुर्शिद ने अपना बना लिया, जिसकी वजह से जो है PTI में कहीं ना कहीं ये खल्ज, ये दूरियां जो है वो दिखने को मिलती हैं। ठीक है हरमीत, थोड़ी सी बात जरा उस वाइट पेपर की भी कर लें जो PTI गवर्नमेंट सामने लेके आई है। और वाइट पेपर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि नाअहली का बाज़ार गर्म है और शहबाज शरीफ हर तरह से नाअहल हो गए हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग मनफी में चली गई है और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ गया है। ये इल्ज़ामात लगाए हैं वाइट पेपर में इमरान खान की PTI ने, और उन्होंने मुतनब्बे किया है गवर्नमेंट को कि इलेक्शन के बगैर कोई सूरत नहीं है मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की। बारहा वो कह चुके हैं पहले भी, और बार बार इस बात का वो इशारा देते हैं कि जनाब अगर आप इलेक्शन की तरफ आते हैं तो शायद हम बैठ के मुज़ाकरात कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन ऐसी कुछ सूरत आती नहीं है। तो वाइट पेपर के हवाले से भी हम बात करेंगे, ये हमने तफसीलन बात करनी भी है आज के पॉलिटिकल सेगमेंट में। थोड़ी सी बात ज़रा क्रिकेट के हवाले से कर लें। टेस्ट मैच जारी है, कल दूसरा दिन था और पाकिस्तान की बैटिंग थी, और न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से एक पाकिस्तान ने कम बैक किया था और हमारे बॉलर्स थोड़े से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के टेल एंडर ने 150 से ज़्यादा रन बना लिए और पाकिस्तान को एक बैट फुट पे ले आए। 449 रन टोटल बनाए, जहां न्यूजीलैंड लगता था कि 350 के करीब आउट हो जाएगा, वो 449 रन्स कर गए। और पाकिस्तान ने जब अपनी इनिंग्स शुरू की तो वही लापरवाही, केयरलेसनेस जिसका शिकार हमेशा पाकिस्तान की टीम होती है वही हुआ। शान मसूद ने बहुत बुरा शॉट खेला
جس کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے. عبداللہ شفیق نے بھی بلا وجہ ایک بال کو اچھال دیا جس کی بنیاد کے اوپر وہ آؤٹ ہوئے. اور بابر اعظم کا کیا کہنا, ایک ایسی غلط فہمی ہوئی ہمارے کپتان کی اور امام الحق کے درمیان کے جس کی بنیاد کے اوپر بابر اعظم رن آؤٹ ہو گئے. تو کل تک جو رنز سے ہمارے تقریباً, آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا 149 پہ 3 آؤٹ تھے. ابھی تھوڑی سی ہم آگے چلیں گے تو آپ کو اپڈیٹڈ اس حوالے سے رکھیں گے. آج ہم بات بھی کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کسی نہ کسی اینالسٹ کے ساتھ بات کر کے آپ کو بتائیں کہ اب تک کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کیا رہی ہے, پاکستان کی آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے, وکٹ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے. تو ہرمیت اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے. آپ میرے خیال میں چلتے ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف. آج جیسے میں نے بتایا کہ وائٹ پیپر کے حوالے سے بات کریں گے, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے مریم نواز کو, اس سے کیا فائدے ہوں گے مسلم لیگ نون کی. یہ پارٹی چیئرمین اور صدر کے دستخطوں سے جاری کیا ایک نوٹس لیٹر ہے جو مریم نواز کو دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ نواز شریف قیادت کی راہ ہموار کر رہے ہیں مریم نواز کے لیے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ سینئر نائب صدر سے صدر بھی بن جائیں گی مسلم لیگ نون کی. اس سے کیا فائدے ہوں گے, نون لیگ کیا گین کر پائے گی, تنظیمی لحاظ سے کیا کیا مشکلات ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. موسم سرما میں گچک تلا گنگ کی مشہور سوغات ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے. گچک ویسے بہت سارے علاقوں میں بنتی ہے, کوئی ایک علاقے تک مخصوص نہیں ہے, لیکن یہ ایک رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کو دکھانی ہے. شادیوں میں غیر ضروری رسومات جو شروع ہو گئی ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم بارہ اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ شادیوں میں ایسی ایسی رسومات شامل ہو گئی ہیں, خاص طور پہ انڈین ڈرامے اور انڈین فلمیں دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بے جا پیسے کا اسراف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں, کرکٹ میچ میں پھر آپ کو بتاؤں گا آئی ٹی کے حوالے سے. آئی ٹی ماہر آدرش خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئی ٹی کے شعبے میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اور پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ لاہور میں خاص طور پہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں, کھلا دودھ اب مہیا نہیں ہوا کرے گا, پیکٹ دودھ جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ, اس حوالے سے بات کریں گے. تو چلتے ہیں ہرمیت اپنے ڈیلی ڈوز کی طرف. جی بالکل. ہاں ڈیلی میں سب سے پہلے ہم آج بات کریں کہ پاکستان کے لیجنڈری گلوکار نصرت فتح علی خان کو عظیم ترین 200 عظیم ترین گلوکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے. معروف جریدے رولنگ سٹون جو مک جیگر کا جس کے بانی ہیں ان کی قیادت میں نکلنے والے اس میگزین میں بر صغیر سے, ہندوستان پاکستان سے نصرت فتح علی کو شامل کیا گیا. قوالی کا بے تاج بادشاہ ان کو قرار دیا گیا اور ان کو کہا گیا ہے کہ پیٹر گیبریل کے ساتھ مل کے خاص طور پہ جو دھنیں مرتب کی تھی نصرت فتح علی خان نے وہ لاجواب تھی. لتا منگیشکر کو بھی اس میں شامل کیا گیا, ان کے بھی گانوں کو دکھایا گیا ہے, بتایا گیا کہ وہ بہت ہیں. ان کے مزاحوں کی تعداد بہت بڑی ہے نصرت فتح علی خان کی, اور ہم جیسے اکثر اپنے ذکر کرتے رہتے ہیں پروگرام میں بھی کہ ایک دنیا اب تک دیوانی ہے نصرت فتح علی خان کی. ان کی موت اگرچہ بہت سال پہلے ہو گئی تھی لیکن اب تک لوگ بھولے نہیں ہیں ان کی گانے. آپ اب بھی گاڑیوں میں آپ گزر رہے ہوں, شادیوں کے موقع ہوں. سوشل میڈیا اب بھی آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا پلیٹ فارم اس وقت ٹک ٹاک کا ہے, پھر سنیک کا ہے. سنیک میں بھی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کیونکہ عموماً دھیان ہمارا اس طرف بھی ہوتا ہے, تو نصرت فتح علی خان صاحب جب ہم ماضی کا ذکر کرتے ہیں یا اب کی نسل کا, کیونکہ نئی نسل آ چکی ہے, ان کی ایک نئی سوچ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک سنیک پہ سب سے زیادہ غزلیں ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی ہی چل رہی ہیں. اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اور چاہے وہ ہمارے دور میں ہو, آپ کے دور میں ہو, اس سے پہلے کے دور میں ہو, یا بیچ میں اگر ہم نے
انہیں کچھ اور جنریشن کی بات کریں تو یہ سارے اس کو ملا کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک کرشمہ تھا وہ ختم نہیں ہوا نصرت علی خان صاحب کا. اور باہر دنیا کی تو ہم نے بات کی ہے کہ بھیا گوروں کو سمجھ نہ آتی تھی لیکن پھر بھی وہ جو ہے سر ہلانا ان کو ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی دھنیں اور اس قسم کی ان کی غزلیں ہوا کرتی تھی اور اس قسم کا راگ ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی مجبور ہوتے تھے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان میں تو ویسے بھی نصرت علی خان صاحب کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کا اس معاملے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے نصرت علی خان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹروڈیوس کرانے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رولنگ سٹون جس کا ہم نے نام ابھی شروع میں لیا ہے کہ 200 بڑے گلوکاروں میں دنیا کے نصرت علی خان کا نام شامل کیا گیا ہے. رولنگ سٹون کے جو بانی ہے مک جیگر یہ عمران خان کے پرسنل دوست تھے اور عمران خان نے وہاں پہ نصرت علی خان کی ملاقات کروائی مک جیگر سے اور مک جیگر جو ہیں وہ متعارف ہوئے اور پھر وہ بہت بڑے فین بن گئے ان کے. پھر اسی طرح سے انگلینڈ کے دورے چونکہ ہوتے تھے وہاں پہ پیٹر گیبریل کے ساتھ ملاقات کا اہتمام ان کا ہوا. پیٹر گیبریل نے نصرت علی خان کو سنا اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کا البم جو انہوں نے مل کے نصرت علی خان کے ساتھ نکالا تھا وہ انٹرنیشنلی انٹروڈیوس اس کو کیا گیا اور وہ بہت کامیاب ان کا البم تھا. نصرت علی خان کی تھوڑی سی یاد ہے تو ہم آپ کو بتا رہے تھے, موقع ملا تو اس کے بارے میں اور بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن یہ ہے کہ بہت بڑے گلوکار تھے. مجھے تو موقع بھی ملا کافی بار ان سے ملاقات کا. ہرمیت بہت سادہ طبیعت, بہت زبردست کلاسیکی موسیقی کے اوپر عبور. میں نے نصرت علی خان کے ایک دو ایسے فنکشن اٹینڈ کیے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نصرت علی خان اگر کلاسیکی موسیقی میں اپنے آپ کو پیش کرتے تو وہاں بھی وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں. میرے گھر پہ کئی دفعہ ان کی آمد ہوئی ہے نصرت علی خان کی, اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے ہمیں 3-4 دوست تھے اور مختلف الاپ کر کے سنائے کلاسیکی انداز میں, اور وہ اتنے شاندار تھے بغیر سازوں کے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ میں بھولتا نہیں ہوں جب بھی میرے کانوں میں وہ آواز ان کی گونجتی ہے. تو آگے چلیں جناب, ہمارے ڈیلی ڈوز میں ہم نے آپ کو بتانا ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک چوہے کی بائک چلانے کی. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ لوگ اپنے شوق کی خاطر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, لیکن نصرت علی خان سے ہم موو کر کے اس ویڈیو کی طرف آ گئے ہیں. یہ چوہا جو ہے یہ جناب ٹوئے بائک ہے, اس کی سکوٹر ہے بلکہ کہنا چاہیے, اور یہ اس کو انجوائے کر رہا ہے. ہیمسٹر نسل کا چوہا ہے یہ, اور تھائی لینڈ سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. اور جس طرح سے آپ یہ دیکھو ون ویلنگ کرتے ہیں, چوہے صاحب بھی ون ویلنگ کر رہے ہیں, لگاتے ہیں. جی ویسے روح صاحب جو بوائز ہوتے ہیں نا ینگ اور نکل آتے ہیں بائکس پہ اور سٹنٹ لگاتے ہیں اور گھما پھرا کے بائکس کو, تو چوہے کو دیکھ کے بھی یہی اندازہ رکھے کہ وہ بھی کافی متاثر ہے اور اسی طرح وہ گھما کے نا بائک کو اسکوٹی کو. تو یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ویڈیو آئی تھی منکی کی, ایک بندر کی جو بھی سائیکل چلا رہا تھا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوہے کو کہ وہ بھی اسکوٹی کو بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کا مزے بھی لے رہے ہیں, لیکن گھمانے کا یہ جو ہے نا سٹائل اس کا بڑا نرالا سا ہے. ہاں, بہرحال لوگوں نے سدھایا ایسے ہوتا ہے اپنے پالتو جانوروں کو. اور ایک تو مطلب ہمارے ہاں چوہا ذہن میں آتے ہی نا, ہمارے ذہن میں نفرت کا ایک وہ ایلیمنٹ آتا ہے, ڈر خوف کا بھی آتا ہے, خواتین ڈرتی ہیں اور ہم ناپاکی ڈر خوف. باہر کے ملکوں میں لوگ پالتے بھی, ہیمسٹر نسل کے چوہے تو خاص طور پہ ہیں. ہاں, وائٹ چھوٹے چھوٹے چوہے جو ہیں وہ جیبوں میں ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں, گورے. کئی امریکی ہمارے وہاں پہ تھے, میرا ایک امریکی دوست تھا ہرمیت وہاں واشنگٹن ڈی سی میں جب میں پڑھا تھا, تو وہ اپنی جیب میں ڈالے پھرتا تھا, اس کو بڑے مزے کے ساتھ وہ کہتا تھا یہ میرا پیٹ ہے, تو ہر جگہ ساتھ لے کے پھر رہا ہوتا تھا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ باہر سے بہت ساری چیزیں, جب میں پہلی بار گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک گھر میں مجھے کسی نے چائے پہ دعوت دی, تو میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت سے چوہے جو ہیں رکھے ہیں انہوں نے اور بڑا ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. میرا تو دل نہ کرے کہ میں چائے پیوں نہ پیوں, ظاہری بات ہے ہماری سوچ ایسی بنی ہوئی ہے, لیکن پاجی وہ آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پہ چوہوں کو مختلف چیزوں کو بڑی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے رکھا جاتا ہے. اور اگر ہم یہاں پہ کیٹ کی بات کریں, چوہے کی بات کریں, تو وہ تو ہمیں انسان کو دیکھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ڈرایا اتنا زیادہ ہے.
अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये सच्ची मोहब्बत की कहानी है। एक तरफ तो सच्ची मोहब्बत की कहानी हमें मालूम है कि वो जनाब ताज महल बना दिया मुमताज़ बेगम की याद में शाहजहां ने, और उसने साबित किया कि मोहब्बत जब करते हो तो आप किस तरीके से यादगारें बनवा सकते हैं। ये सच्ची मोहब्बत की कहानी है हिंदुस्तान से। कहते हैं कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, उनकी यादें रह जाती हैं। उन यादों को ताज़ा करने के लिए साहब जो हैं, इन्होंने अपनी बीवी, मरहूमा बीवी का, जिनका कोरोना से इंतकाल हो गया था, उनकी याद में उनका मुजस्मा बना के घर में रख लिया है। और मुजस्मा जो है उसको, वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक ये काम किया है। वो चाहती थी उसका मुजस्मा बनाया जाए, और ये मुजस्मा इतना खूबसूरत है और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप भी देख रहे हैं कि लगता जैसे है कि हकीकी औरत कोई बैठी हुई है। उसको बिल्कुल उसी तरह से जो उसके पसंदीदा कपड़े थे वो पहनाए गए हैं, ज्वेलरी से बनाव श्रृंगार उसका किया गया है, उस तरीके से उसको बिठाया हुआ है। और वो बैठते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं और उसको याद करते हैं। इनकी अपनी उम्र तकरीबन 65 साल है, और उसके बावजूद इन्होंने जनाब वो ये है कि जी 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 हरमीत सब जब ये विजुअल मैं देख रहा था, मुझे तो ये लगा कि कहीं ना कहीं खातून बैठी है, बिल्कुल अच्छा सा वो बनाया, बिल्कुल मुजस्मा जो है। लेकिन एक एज ऐसी आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं, बेटियां जो है उनकी शादी हो जाती हैं, वो अपने घर बसा लेती हैं, और कहीं ना कहीं ये जोड़ा जो है वो जो शुरुआत हुई होती है, फिर उनका सहारा एक दूसरे पे ही होता है, डिपेंड एक दूसरे पे ही लाइफ होती है, और बड़ा मुश्किल होता है इसमें। एक जोड़ा भी अगर दुनिया से चला जाता है, जाहिर बात है कि अगर एक शख्स चला जाता है, एक खातून चली जाए, मर्द चला जाए, तो जाहिर बात है बड़ा दुख पूरी दुनिया टाइम का रहता है। और अगर हम देखें कि आपके पास बैठने का बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है बातें भी होती ऐसी हैं कि हल्के फुल्के झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो मज़ा है लाइफ का 60 के बाद अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के हमरा, तो मेरे ख्याल में जाहिर बात है कि उन्होंने बड़ा मिस किया इस चीज़ को, और उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना एक मुजस्मा ही बना लेते हैं और उसी के साथ साथ टाइम गुजार लेते हैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आई इसकी हरमीत, और बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है इस हवाले से देखा जाए तो लेकिन यह है कि वायरल हुई उनकी भी वीडियो, जिस तरीके से वो बनाव श्रृंगार कर रहे हैं अपनी मरहूमा बीवी के मुजस्मे की बनाई हुई जो शबी है, उसके तहत उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोगों ने कहा है कि ये मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तो बड़ी ज़बरदस्त खबर थी। आगे चलते हैं जी, वीडियो चलते फिरते बम। ये खैबर पख्तूनख्वा से है कि लोग ऐसे बड़े बड़े आप कहें कि बैग लेके चल रहे हैं गैस स्टोरेज के लिए, जो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही सिलेंडर ऐसे मार्केट में आए हुए हैं जो क्वालिटी के लिहाज से बहुत कमतर हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन ये नई चीज़ एक हरमीत आ गई है, और यह है कि पता नहीं आपने कभी खैबर पख्तूनख्वा में देखा है या नहीं देखा। राहुल साहब, मैंने तो काफ़ी, मेरे ख्याल में हमारे प्रोड्यूसर साहबान थोड़े से, उनको थोड़ा सा लेट मिली ये खबर। ये बड़ी महीना इसको हो गया है जब मार्केट में आई थी, और इस पर बाकायदा जो है हमने सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर किया था, और इस पर लिखा था कि ये चलते फिरते, जिस तरह आपने फरमाया कि ये बम है, आप घर जाएंगे कुछ भी हो सकता है। आपने एक सस्ता तरीका तो ढूंढा है कि गैस नहीं है तो इससे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके घर को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इसका आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस पर हमने बाकायदा, मैंने खुद खैबर पख्तूनख्वा के CM को बाकायदा उनको टैग किया, ट्विटर पर भी हमने उनको टैग किया, और उसके बाद कुछ जो है इनके खिलाफ कोशिश भी की गई, पुलिस भी निकली और उन्होंने कुछ वो भी किए, गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ लोगों को जुर्माने भी हुए। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक है, लोगों को खुद समझना होगा कि ये चीज क्या आया, ये मेरे लिए दुरुस्त है। हम तो वैसे अगर आप देखें ना कि गैस खुली रह जाए तो वो कितना नुकसानदेह है। कितने जवान यहाँ पे मेरे दोस्त जानने वाले थे, पिम्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उसी तरह उनकी डेथ हुई पिछले साल और गैस खुला रहने के बाद। तो ये हालात हैं कि आप अगर इस तरह चलता फिरता बम घर लेके जाएंगे, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो पूरी, या ये खाना वक्त पे बने या ना बने, या आपको हीट मिले या ना मिले, लेकिन पूरी ज़िंदगी का जो हादसा फिर आप बर्दाश्त नहीं कराएंगे। आप लोगों को खोने का दर्द, तकलीफ जो है वो फिर बर्दाश्त करना उसका बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए रऊफ साहब, छोटे मोटे इस किस्म के तजुर्बात से दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे ये हमने देखा कि ये
जो बैग्स हैं इनके मुंह के ऊपर एक नोज़ल लगी हुई है गैस भरने की, और इंतहाई गैर मोहतात अंदाज में इनको भरा जाता है। ये हम मानते हैं कर्क के इलाके में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जारी है। और कर्क से ये खातून ने भी लिखा और उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ भी कर्क से है, हमारे इलाके में ना बिजली है ना गैस है और लकड़ियाँ जला के हमें गुजारा करना पड़ता है। ये इस तरह के बैग्स के तो मजबूरी आवाम की भी हो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए वहाँ ख़ास तौर पर अगर कर्क का इलाका है तो ख़ास तौर पे कैंपेन चलाई जाए, वहाँ पे लोगों को आगाह किया जाए कि अपनी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। आप अच्छी क्वालिटी के और सब एक बात और मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा माज़र के साथ आपको इंटरप्ट करते हुए, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका करक सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ पाई जाती है, तालीम याफ्ता लोग हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट वहाँ से निकले हैं। तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि वो इलाका जिसमें रेशो जो है एजुकेशन की सबसे ज़्यादा हाई है और वहाँ पे इस किस्म के मामला, इस किस्म के रिस्क जो है वो लिया जा रहा है, तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बगैर बिजली गैस के पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारने वाले ये साहब हैं जो 50 साल से ज़्यादा हो गए इनको, और ये बग़ैर बिजली। अभी हमने बताया कि किस तरीके से कर्क के इलाके में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग गैस जब नहीं मिल रही उनको और बिजली नहीं है तो उन्होंने इतना ख़तरनाक कहा कि गैस के जो बड़े बड़े बैग्स हैं उनमें गैस भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ ये साहब हैं जो बिल्कुल नेचुरल फ़ज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखने में कुछ लोग कहते हैं ये कार्ल मार्क्स से मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो क्रिसमस के मौके के ऊपर उनके आते हैं वो गिफ्ट बांटते हैं ज़बरदस्त किस्म के, ये उनकी तरह के हैं। निब सदी से ज़्यादा हो गया है और पहले ये अकेले रहते थे, बिल्कुल ज़िंदगी तनहा गुजारते थे। अब इनके साथ 2 लोग और शामिल हो गए हैं आके और उन्होंने भी इनका साथ देने का फैसला किया। ज़्यादा होगी। हाँ, वहाँ पे ये सब्जियाँ उगाते हैं, जैतून। लेकिन लोग सब इस चीज़ का, आप तो भी पहाड़ों में गए हैं और पहाड़ी इलाकों में घूमे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आजकल चाहे गांव है, देहात हैं, बहुत पहाड़ी इलाकों तो छोड़े, वहाँ पे गैस बिजली तो देहात और इनमें भी बिजली न होने के बराबर है, गैस तो दूर की बात है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मुशाहिदा ये है कि मुझे याद है कि हम शिकार के लिए जाते थे और हमारा जो जहाँ पे अलेक्जेंडर भी आए हुए हैं, शांगला का एक इलाका ऐसा है, तो हमने 15 और 20 दिन ऐसे गुजारे कि जहाँ बिजली भी नहीं थी, गैस भी नहीं था और लकड़ियों से गुजारा। और जून जुलाई के महीने में आपको कमाल की सर्दी जो है वहाँ पे महसूस आप करते, तो आप ऐसा होता लगता आपको कि भाई मैं दोबारा जो है बॉर्न हो गया हूँ, दोबारा मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। ये जो थकावट है, ये जो डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं। और मैंने खुद देखा है वहाँ पे लोगों को जिनकी उम्रें तवील होती हैं, रऊस साहब, मैंने खुद देखा उनको कि वो 120, 110, 190, 95 में जाके उनकी डेथ होती है। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं जिंदगी पुरसकून होती है, शहर की दौड़ धूप से भी आप दूर होते हैं। फिर जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जिस तरह ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं सोशल मीडिया आने के बाद, देखा देखी है, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती, तो आप अपनी एक ज़िंदगी में मगन होते हैं बाजी। एक ज़बरदस्त किस्म की लाइफ होती है, खड़ी सी एक जगह पे रुकी हुई, आप उसमें ही मगन होते हैं। खैर, इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया हरमीत लोगों को, यूरोप में, अमेरिका में, इनकी भी वीडियो बड़ी वायरल है और लोग कहते हैं कि देखो ज़िंदगी ऐसे भी गुजारी जा सकती है बग़ैर किसी बिजली के, बग़ैर किसी गैस के, नेचुरल तरीके के ऊपर आप सब्ज़ियाँ काश्त करके, जैतून की प्लांटेशन करके, उसका तेल निकाल के वो बेच के, तो लोग कहते हैं जनाब हम भी ऐसे हो सकते हैं। हर तरह की, वो मुनीर नियाज़ी का एक शेर है ना कि इतनी आसान ज़िंदगी को इतना मुश्किल कर लिया, जो उठा सकते न थे वो गम भी शामिल कर लिया। हमने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में खुद इजाफा किया हुआ है। तो जनाब ये था हमारा डेली डोज भी। अभी चलते हैं हरमीत, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। नजब वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं और एक मोतबर नाम है सहाफ़त का। तो नजब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रोकई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आप ये बताइए कि सुबह उठ के आपने देख ली होंगे अखबारात वगैरह, खबरें भी सुननी होगी उम्मीद है, तो ज़रा थोड़ा सा मरियम नवाज़ के हवाले से शुरू करते हैं कि मरियम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र
बना दिया गया है। सदर शहबाज शरीफ के दस्तखतों से जारी किया गया जो लेटर है उसके तहत सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ को बनाया गया है। कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को आपके ख्याल में इस ऐलान के साथ, इस जो नोटिफिकेशन है इसके साथ? मैं रऊफ साहब इसको ना दो हवालों से देखता हूँ कि एक विद इन पार्टी एक लड़ाई है और दो ग्रुप्स हैं। अगर जब वो शहबाज शरीफ कभी भी अपने भाई से बगावत नहीं करते, लेकिन आइडियोलॉजी के हवाले से PMLN के अंदर दो ग्रुप मौजूद हैं। एक वो ग्रुप है जो मरीम नवाज का है और दूसरा वो ग्रुप है जो शहबाज शरीफ की सोच को फॉलो करता है। ऐसे में मरीम नवाज के लिए ये जो नोटिफिकेशन हुआ है ये बहुत बड़ी कामयाबी है, पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप को मजबूत करेगा। बल्कि आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में जब पार्टी अपने उम्मीदवारों का फैसला करेगी और उसके अंदर पार्लिमानी बोर्ड बनेंगे और उसमें आप ये देखिए कि जिलाई और सूबाई तंजीमें अपना रोल प्ले करेंगी, तो वो सारी की सारी चीफ ऑर्गेनाइजर जो मरीम नवाज है उनकी बनाई हुई होंगी। तो मियां नवाज शरीफ ने प्रैक्टिकली मरीम नवाज को इस वक्त पार्टी का सीनियर नायब सदर नहीं बल्कि एक तरह से वो अमली तौर पे सदर बन गई हैं और वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगी। उनके हर जिले में उनके लोग वहां पर आएंगे और उनकी पार्टी के ऊपर ग्रिप मजबूत होगी। ये तो एक इंटरनल चीज होगी और शहबाज शरीफ को इस हवाले से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। शहबाज शरीफ का टास्क और शहबाज शरीफ का काम कुछ और है। ये बिल्कुल उसी तरह मैनेज किया जा रहा है कि एक बहुत बड़े आप समझे कि फुटबॉल के ग्राउंड में आपने तमाशाइयों को भी मुतमईन रखना है और खिलाड़ी ने भी खेलना है। शहबाज शरीफ वो खिलाड़ी है जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय कर रहा है, चीजों को हमवार कर रहा है, खेल रहा है। अब अपने वोटर्स को और तमाशाइयों को जो मुतमईन रखना है तो उसके लिए मरीम नवाज एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं। इनको दूसरा चैलेंज जो है इंटरनल से बाहर निकल के एक्सटर्नल जो है वो इमरान खान के बयानिए का है। इमरान खान किस तरह बिहेव करते हैं, तो मरीम नवाज पॉलिटिकली बेहतरीन जवाब दे सकती हैं इमरान खान को। लिहाजा ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मूव है और इसका मुस्लिम लीग में उनको बहुत फायदा होगा जो इस वक्त काफी डिफेंसिव है महंगाई की वजह से या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या बयानिए पर वापस आने की वजह से। मरीम नवाज एक्टिव होंगी जो काफी दिनों से इनएक्टिव हैं, तो ये फायदा देगा इनको बहुत ज्यादा PMLN को। और ये इकट्ठे होके पहले भी लोग कहते हैं कि जो लोग ये कहा करते थे कि नून में से शीन निकल रही है वो खुद पार्टियां किधर चली गई, ये फैमिली इकट्ठी रहेगी। और ये इसके साथ साथ ये दोनों मुहाजों पे ये एक मूव है क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने शुरू से रऊफ जी फैसला किया हुआ है कि पार्टी उन्होंने मरीम नवाज के हवाले करनी है। मियां नवाज शरीफ जब यहाँ पर निकले थे और आप देखेंगे पूरे मुल्क में जब उन्होंने जलसे किए थे मुझे क्यों निकाला कैंपेन में, तो उनके साथ सिर्फ मरीम नवाज होती थी, कोई पार्टी का बंदा नहीं था। तो ये क्लियर हो गया है कि पार्टी का मुस्तकबिल मरीम नवाज के साथ है, मरीम नवाज इसको लेकर चलेंगी। तो ये उसमें एक अमली तौर पे बाकायदा सदर बनाने से पहले उनको सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बना के बाकायदा पार्टी का हेड बना दिया गया। अब तमाम तंजीमें, तमाम लोग, तमाम वर्कर, बल्कि तमाम वजीर जिन्होंने अपने अपने हलके में तंजीम साजी करवानी है, जिन्होंने अपने बंदों को जिलाई सदर, PP का सदर, जहां जो भी लगवाना है वो मरीम नवाज की तरफ देखेंगे। तो मरीम नवाज को मजबूत किया गया है और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी ऐसा बड़ा ऑप्शन नहीं था मुस्लिम लीग नून के पास कि वो कुछ करते। अच्छा साहब, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि जब PDM नहीं आई थी हुकूमत में तब उनके पास बड़े प्लानिंग थे कि मईशत को कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, कैसे जो मुल्क को का बेड़ा इमरान खान साहब ने गर्क किए हमने इसको कैसे इसके इस नैया को पार कराना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हालात आपके सामने हैं। कल PTI की जानिब से जो है वाइट पेपर जो भी जारी किया गया और ये भी कहा गया कि लाखों बेरोजगारी, और वैसे भी अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट को अगर हम देखें, महंगाई को देखें तो मेरे जैसा एक आम शख्स जो है वो तो मुतासिर है ही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या PTI के पास कोई मुतबादिल रास्ता है? एक तरफ तो इलेक्शन की बात की जाती है कि इलेक्शन होगा तो सारे मामला ठीक होंगे, लेकिन क्या इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो क्या पहले तो हमने PTI को भी देखा है कि कितने जो है वजीर उन्होंने चेंज किए, फाइनेंस सेक्रेटरी को चेंज किया, लेकिन कोई रास्ता ना निकला। अब आपको क्या लगता है कि मुल्क किस तरफ जाएगा, किस तरह कौन, क्या इस PDM को या जो नून लीग है क्या इसको टाइम देने के बाद कुछ मामला सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं या हालात जू के तू होंगे?
देखिए, सबसे बड़ा जो पीटीआई के पास कार्ड है वो इस वक्त महंगाई का, बेरोजगारी का कार्ड है। बहुत सारी चीजें जो हैं हुक्मरानों की नाअहली की वजह से या उनकी हठधर्मी की वजह से ज्यादा संगीन होती चली जा रही हैं। ये बात ठीक है कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसाक़दार तजर्बेकार आती हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी होने के बाद उनके हाथ किस हद तक हुकूमत के बन चुके थे। अब वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है जानबूझ के जो है इनको बढ़ा रही है। जैसे अब मुर्गी के रेट को ही देख लें, 550 रुपए से ऊपर चला गया। लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी जगहों पे वो 580-600 रुपए पे पहुंचा। आपने सिर्फ एक फड्डा डाल दिया कि हमने जी जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन जो है हम नहीं जी आने देंगे, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमने साइन कर दिए इस पर मुआहदे पर। उसके रिजल्ट ये निकला कि आपका पोल्ट्री का बिजनेस तबाह हो गया। आपके लोग जो कह रहे हैं, देखें जनाब, ये तो हमजा शहबाज महंगी किया करता था, अब क्या हुआ? तो अब तारिक बशीर चीमा साहब आ गए उसमें, उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। तो महंगाई पीटीआई का बहुत बड़ा, पीटीआई के हाथ में कार्ड है, ये बात दुरुस्त है। लोग इस चीज को नहीं समझते कि अगर कोई सब्सिडी देता है तो वो कोई भी, वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ जरदारी हो, वो इमरान खान हो, वो परवेज मुशर्रफ हो, कोई भी हो, वो सब्सिडी अपनी जेब से नहीं देते, वो कौमी खजाने से देते हैं। और अगर कोई टैक्स लगता है तो वो कौमी खजाने में जाता है। लोग ये समझते हैं कि उनकी जेब से निकाला जा रहा है। महंगाई पीटीआई के हाथ में बहुत बड़ा इस वक्त कार्ड है, वो इसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो अपने लिए कांटे बोल लिए हुए हैं, और खासतौर पे एस्टेब्लिशमेट को, फौज को आप जितना मर्जी कहें कि वो गैर जानिबदार है, उसको होना भी चाहिए और वो है भी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने लिए रुपए जो कांटे बोल लिए हुए हैं वो बड़े खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा, किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकती। खासतौर पे उन्होंने अपने ही मोहसिन जनरल बाजवा के साथ जो कुछ किया, जिस तरह फौज के सरबराह को मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया, और जिस तरह की अब जो हरकतें की जा रही हैं, तो फौज दोबारा जिंदगी में कम अज कम वो भुट्टो फैमिली पे दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्होंने किया। वो नवाज शरीफ पर दोबारा ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, बहुत मेहरबानी आपके तबसरे के लिए। हम चलते हैं क्रिकेट मैच के हवाले से बात करने के लिए। क्रिकेट मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने कल, जैसे मैं कह रहा था कि उनको 350 पे आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और टेल एंडर्स ने उनके बड़ा शानदार खेल पेश किया। इस वक्त पाकिस्तान एक तरफ से स्ट्रगल कर रहा है कुछ रन चेज के मामले में। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिच कौन बेहतर पढ़ पाया, किसने बेहतर प्लानिंग की, इस हवाले से बात करते हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे साथ। हरमीत, एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल डेड विकेट सामने आई है हमारे बैटिंग जिस तरीके से हुई है। बॉलिंग अभी तक तो स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिली जो न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यह है कि रन काफ़ी बना लिए न्यूजीलैंड ने, और हमारे अगर नसीम शाह की वो शानदार बॉलिंग स्पेल ना होता जिसके तहत 3 अहम उनके बैट्समैन आउट हुए, तो शायद हमें इतनी विकेटें ना मिलती और न्यूजीलैंड बड़े रन ज़्यादा बना चुका होता। तो आप हरमीत मैच को, अच्छा हाफिज़ इमरान हमारे साथ आ गए हैं। हाफिज़ इमरान, हरमीत एक सेकंड, हाफिज़ इमरान आ गए हैं तो उनसे बात करते हैं। जी हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो फॉलो कर रहा है न्यूजीलैंड को, और बिलखुसूस जहाँ तक कल न्यूजीलैंड ने रन्स किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी टेल ने, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग की खामियों को बुरे तरीके से बेनकाब किया है। अगर आपके 9वीं 10वीं विकेट के ऊपर भी रन्स बन जाते हैं, और इतने ज़्यादा रन्स बन जाते हैं कि आप मैच में थे, तो उसकी टेल ने पाकिस्तान को मैच से निकाला। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो ऊपर के तीनों बल्लेबाज थे, उनके जल्द आउट होने से पाकिस्तान पर दबाव मजीद आया। बिलखुसूस जैसे बाबर आजम का रन आउट हुआ, वो भी, उससे पाकिस्तान पर दबाव आया। लेकिन उससे पहले जो शॉट्स खेलकर आउट हुए अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, उसकी तो कोई उसके दिफा में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो खुदकुशी है जो कि अब्दुल्ला शफीक ने, और जिस तरह से शान मसूद, और इन दोनों के आउट होने के जो अंदाज है, आप गुज़िश्ता इनकी चंद इनिंग्स उठा के देख लें, टेस्ट इनिंग्स, उसमें आपको लगता है कि बिल्कुल ये सिर्फ रिप्ले हो रहा है, कोई नई चीज नहीं होती है। और एक ही तरह से आउट होने का जो तरीकाकार है, वो ना सिर्फ इनकी अपनी गेम
کھیل کی سمجھ بوجھ کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹنگ کوچ ہیں یا جو سپورٹ سٹاف ہے اس کے کام کرنے کے انداز کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ عبداللہ شفیق کو آپ انگلینڈ کے ٹیسٹ میچز سے لے کر آج تک دیکھیں تو وہ پل شاٹ کھیلتے ہوئے ایسا ہے کہ جیسے کیچنگ پریکٹس کرواتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں، کوئی اس میں بہتری نہیں آ رہی ہے، مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایک فیلڈر انہوں نے آپ کے لیے کھڑا کیا ہے اور آپ وہیں پر کھیل کر آؤٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شان مسعود ہیں کہ ٹیسٹ میچ کہ وہ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ کو T20 کے انداز میں کھیلنے کی کوشش میں اکانومی بھی ان کا ہائی ہے جس میں ان کو رنز ہوتے ہیں، پھر ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے اس میں بھی بہت فرق آ رہا ہے، اور اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کی بالنگ پر رنز بنانا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی یہ بالنگ، پاکستان کا اس ٹیسٹ میچ کا کچھ بھی نتیجہ نکلے ابھی تک یہ کھیل میں جو ہوا ہے اس میں پاکستان کی جو سب سے زیادہ تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بالنگ میں دمخم نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف نہ صرف اس ٹیم کے لیے بلکہ آپ کے پاس بیک اپ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جن کو بیک اپ پہ بھی لے کے آئے وہ بھی پرفارم نہیں کر پائے ہیں اب تک۔ اور اس کے ساتھ جو پچز میں پاکستان کی صورتحال رہی ہے اس نے بہت شدید نقصان پاکستان کے کرکٹ کو پہنچایا ہے۔ اب پاکستان کے لیے دو تین سینیریو ہیں جو بن سکتے ہیں۔ اگر پاکستان آج پورا دن کھیلتا ہے، نیوزی لینڈ کے رنز اتارتا ہے اور پھر اس کے اوپر ان کو کوئی پاکستان لیڈ لیتا ہے، جو اگر پاکستان لیڈ لیتا ہے 100-150 کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی لنچ کی کافی دیر بعد تک پاکستان کھیلے گا، تو پاکستان نیوزی لینڈ کے اوپر دباؤ بنا سکتا ہے۔ اور عمران اگر ہم دیکھیں ٹیسٹ کو اٹھا کے دیکھیں، ٹیسٹ کے پر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو آپ ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کن کن چیزوں کے حوالے سے خاص کر ٹیسٹ کو اگر ہم فوکس کریں تو ہماری کوئی کارکردگی بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر اگر ہم کر لیں، کوئی ایسے حکمت عملی بنا لیں جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں ون ڈے کی اگر دیکھیں یا T20 کی طرف دیکھیں، ون ڈے میں بھی تو ہماری پوزیشن اس طرح نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ کی طرف اس طرح دھیان نہیں دیا جا رہا جو دیگر ممالک کر رہے ہیں۔ اسی طرح چاہے آپ نے انگلینڈ کی بھی پہلے مثالیں دی ہیں، اب ہم نیوزی لینڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ہی اسٹیڈیم میں، ہمارے ہی ملک میں جس طرح وہ رنز بنا رہا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے، تو کون سی ایسی چیزیں جس پر عمل درآمد کر کے ہم آگے نکل سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں مقابلہ تو کر سکتے ہیں نا؟ یہ تو مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی یہ سوچ بہت منفی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری بیٹنگ سٹرینتھ ہے اور ہم اس کے اوپر جائیں گے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہم یہ تیسری سیریز ہے جو ہوم سیریز کھیل رہے ہیں، اور بیٹنگ کو سٹرینتھ بناتے ہوئے ہم 2 سیریز ہار چکے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹنگ سٹرینتھ ہے تو آپ کے بالرز بھی تو ہیں نا جنہوں نے دوسروں کو آؤٹ کرنا ہے، تو جب آپ بیٹنگ سٹرینتھ کے اوپر جائیں گے تو جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو اچھے بیٹسمین موجود ہیں۔ تو یہ جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے پاکستان ٹیم کے اندر، اس میں تبدیلی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ سلیکشن پالیسی کو تھوڑا بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کپتان اور ٹیم مینجمنٹ جو ہے، ان دونوں کی جو تال میل ہے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے، یا ان میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ بہت مہربانی حافظ، مہربانی، آپ نے جیسے کہا بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بیٹھیں گے سر جوڑ کے، نئی مینجمنٹ آئی ہے اس کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ پاکستان کی بالنگ ہو بیٹنگ ہو ہر ایک میں خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا کوچنگ سٹاف کو بدلنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ اس بارے میں آنے والے دنوں میں پروگرام میں بات کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے، نیوز بریک ہے، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم ٹو دا شو۔ آپ سے بریک۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں حرمیت کے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، چل کے حرمیت سے ہی بات کرتے ہیں۔ حرمیت، اوور ٹو یو۔ بالکل رؤوف صاحب، جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زیادہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ، جنوری کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو شادیوں کا سیزن بھی بڑھ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسے طبقات بھی ہیں جن پر بوجھ بھی زیادہ پڑ جاتا ہے، اور جو جو ضروری رسومات ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ٹاپک بڑا اچھا اپنوں نے وہ کیا، اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممتاز صاحبہ موجود ہیں، ڈائریکٹر عورت فاؤنڈیشن ہے۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میڈم اگر ہم دیکھیں یہ جو صورتحال چل رہی ہے آج کل، ویسے بھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے،
लेकिन रीत रिवाजों को अगर देखें, चाहे मैं इस्लाम का की एक मिसाल दूं या अपने सिखिज़म की दूं, तो एक मुंह मीठा कराने के अलावा और दुआ के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बोझ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वीडियोस में आपके सामने चीज़ें आती हैं, फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देख के हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? कितना आम तबके पर कितना बोझ बन रहा है और नुकसान इसका क्या है? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका और पब्लिक न्यूज़ का और रऊफ साहब का। बेसिकली आज जो आपने टॉपिक मुंतखब किया ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ जो जहेज़ है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा समाजी मसला है। और अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो बता रही थी कि जो पाकिस्तान में वायलेंस होता है उसमें हर साल 2000 ख़वातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, और उसमें बुनियादी वजह जो है वो जहेज़ की जो है वो निकल के आई कि जहेज़ कम लाने पे जो है ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो फैमिलीज़ की तरफ देखने में आया है। बेसिकली जो हमारे यहाँ जहेज़ जो है एक ना सिर्फ एक समाजी मसला है बल्कि ये वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ा बोझ भी है। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास तबका है उसको हमने देखा है कि वो उनकी फैमिलीज़ में जो है बच्चियाँ जो है हमारे यहाँ जो बहुत आम रिवाज बनता जा रहा है कि देर से शादी का या शादी ना होने का, तो उसमें एक बड़ी वजह ये भी नज़र आई है कि जहेज़ एक बहुत बड़ी वजह जो है वो नज़र आती है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बच्चियों की शादियाँ इसी वजह से लेट कर रही होती हैं और लेट कर रही होती हैं कि वो जहेज़ की तैयारी में लगे हुए होते हैं और कुछ बच्चियों की हो भी नहीं पाती हैं। इसमें हमने एक और जो हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं, जो ऑर्थ फाउंडेशन के पास आए दिन केसेस आ रहे होते हैं, उसमें और भी बहुत सारी रीजंस निकल के हमने देखी हैं कि आई हैं कि मिसाल के तौर पे जो है जहेज़ देने के लिए वालिदैन जो है अपने घर भी बेच देते हैं, अपनी प्रॉपर्टियां भी बेच देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है जिसको हम डॉवरी एक्ट 1976 का कानून मौजूद है, फिर उसको अमेंड किया 1990 में, फिर अभी 2000 में बड़ी अच्छी अमेंडमेंट्स इसमें लाई गई जिसमें जो है जहेज़ को की लिमिट जो है ना वो कर दी है, 1 लाख तक कर दी है। और जहेज़ अगर कोई मांगता है तो उसके लिए जो है ना सिर्फ हुकूमत ने सज़ाएं रखी हैं बल्कि उस पर फ़ाइन रखा है, बल्कि सज़ाएं भी रखी हैं जो कि 2 माह से 6 माह तक की सज़ा भी मौजूद है। अच्छा, ये देखा देखी इस पर भी आएंगे, जो आपका कानूनी मामलात हैं उस पर भी आपसे राय लेंगे। लेकिन ये जो देखा देखी है, फिर एक ऐसा शख्स जिसके का रिश्ता की बेटी का रिश्ता कहीं एक बड़े घराने में हुआ है और उसके अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह बेहतर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है देखा देखी है, फलां का भी दिल रखना है, फलां को भी कुछ देना है, बेटी का भी सर ऊंचा रखना है, तो ससुराल वालों को ऐसे खुश रखना है। ये जो चीज़ है ये डिप्रेशन को कितना बढ़ा रही है, एक घर को कितना मुतासिर कर रही है और उसके फाइनेंशियली जो हालात हैं उसको ये कितना मुतासिर कर रही है? बिल्कुल, इसमें ये देखें हमने ये भी देखा है कि बल्कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि हम एक तरफ तो वालिदैन के ऊपर बोझ होता है, फाइनेंशियल बोझ होता है कि वो जो है बेटी का जहेज तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन उसी तरह उतना ही सामान जो है वो लड़के के रिश्तेदारों के लिए भी जा रहा होता है, जिसमें हमने देखा है कि सास के लिए जेवर जा रहा है, ससुर के लिए घड़ियां जा रही हैं, देवर जेठ हैं तो उनके लिए भी सामान जा रहा है। तो एक जहेज़ का सामान वो बच्ची के लिए तैयार करते हैं, दूसरा जो वो ख़ानदान में अपनी इज़्ज़त के नाम नहाद इज़्ज़त रखने के लिए जो है, और बच्ची को बेसिकली हमारे यहाँ जो एक और हमने देखा है कि जो हम जितना जहेज़ बच्ची लेके जाती है फैमिली में उतनी ही इज्जत जो है ना उसको दी जाएगी, ये जो तस्वर है ना ये बहुत बढ़ गया है। हालांकि इसके साथ कोई जुड़त नहीं है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हम जितना जहेज़ बच्ची को देंगे, जितना उसके ससुराल वालों को चीज़ें देंगे तो हमारी बच्ची की इज्जत जो है वो ज़्यादा होगी। और ये फैक्ट भी है, हमने भी प्रैक्टिस में देखा है, हम देहातों में भी देखते हैं, शहरों में भी इवन कि वो बहू जो जहेज़ ज़्यादा लेकर आती है वो जो है उसकी घर में उसका स्टेटस और होता है और उस बहू का स्टेटस और होता है जो कम जहेज़ लेकर आती है। लेकिन ये चीज़ें और भी बहुत चीज़ों को लेके आ रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये चीज़ जो है, हम क्यों कहते हैं, हम वैसे तो कहते हैं कि बेटियां बहुत रहमत हैं, लेकिन जैसे ही बच्चियां पैदा होती हैं तो वालिदैन जो है ना वो खौफज़दा हो जाते हैं, वो उसी खुशी को सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं कि अच्छा बेटी पैदा हो गई है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि अभी से हमें इसका जहेज़ जो है
वो जोड़ना पड़ेगा। और अगर बच्चियां 2 से 3 हो जाएं तो वो वालिदैन के लिए और बोझ जो है वो ये जो बच्चियों को बोझ सबर करना है ना, इसमें एक बड़ी वजह उसके जो आगे फ्यूचर लाइफ है जिसमें वो शादी है, जहेज है, उसको वो देख के जो है परेशान हो रहे होते हैं। कंपनीज वो चाइल्ड एंड मैरिज प्लान लेकर आ गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हमें रोकना है और हमें इन चीज़ों पे लेके आना है कि आप बच्चियों को जहेज ना दें, आप बच्चियों को तालीम दें, आप बच्चियों को विरासत में हिस्सा दें, आप जो है अपने उनको बाशऊर करें और उनकी रिस्पेक्ट और उनकी फैसला साजी को एम्पावर करें। मुमताज़ साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। आप डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की, तो ज़ाहिर बात है आपका भी एक माशरे में एक रोल है, किरदार है। आपकी जो फाउंडेशन है इसकी रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? इसके लिए हम 2-3 काम कर रहे हैं। एक, हम पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अपने लेजिस्लेटर्स के साथ, अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के जो कवानीन मौजूद हैं जहेज के हवाले से हों, चाहे वो औरतों पर वायलेंस के हवाले से हों, विरासत के कॉन्टेक्स्ट में हों, उनको टेक्निकल हम उनको गाइड कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ें जो है माशरे में ये हो रहा है, इसके लिए हमें इस तरह कानून साजी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जहेज को ये जो हमारे डावरी एक्ट है उसको हमने कहा है कि या तो हमें ख़त्म कर देना चाहिए या फिर हमें जो है इसको जो, क्योंकि ये 1 लाख रुपए तक जहेज देना जो है ना, ये आज के दौर में है ही नहीं। इसमें जो है ना, या तो आप प्रॉपरली लेकर आएँ और फिर अगर हमने जहेज का कानून रखना है तो फिर हम जहेज की लिस्ट को जो है वो 7 निकाहनामे के रजिस्टर्ड कराएं, ताकि खुदा ना खास्ता कल को कोई मसला होता है तो वो जज को फैसला करने में आसानी हो और बजाय इसके कि हम बोझ बढ़ाते जाएं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम या तो इसको बिल्कुल ख़त्म करें। दूसरे लेवल पे हम ये करें कि कम्युनिटीज़ में ख़ास तौर पे हम नौजवानों के साथ जो है बहुत सारा काम कर रहे हैं, यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप अपनी बच्चियों को जो है एजुकेशन में लेके आएँ। अच्छा, जहेज 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी ना करें, अपने जो है लड़की और लड़की में जो फ़र्क है उसको जो है वो देखें, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम नौजवानों के साथ काम करते हुए इस मसले को आगे फ्यूचर में जो है काफ़ी जो है इन जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे वायलेंस के और जो तालीम के, उसको हम आगे। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। बल्कि मैंने रोसा गुज़िश्ता हफ्ते मेरी एक दोस्त थी, उसकी शादी हुई तो बड़ी अच्छी फैमिली से उसका भी ताल्लुक था और जिस जहाँ पे शादी हुई बड़ी अच्छी फैमिली है। तो उन्होंने पहले से ये कहा कि आपने सिर्फ एक जोड़े में आना है, कुछ भी नहीं लेके आना है। और वही हुआ, उन्होंने जिद की कि नहीं हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। और वो लड़की जो है जहाँ उसकी शादी हुई बड़ी खुशखुरम है, अच्छी जिंदगी गुजारी। एक तरफ ये सोच भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन ये कम है। ये रेयर केस में आता है, लेकिन ये हमें प्रमोट हाँ, मैं इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि इसको प्रमोट करना चाहिए कि कई बहुत सारे ऐसे लोग भी चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीजें, रूस साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया, निशानदेही की कि बॉलीवुड को देखें या आजकल हमारे ड्रामे देखें, उसमें भी कोई कमी नहीं है, वो भी बॉलीवुड को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तो आपका इदारा काम कर रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ देहात में अगर देखें या शहरों में देखें तो जो मजहबी लोग होते हैं उनको भी बड़ा माना जाता है। जो मेंबर पे बैठा मौलवी साहब है, मौलाना साहब है, उनकी भी बातें मानी जाती है। चाहे मेरे धर्म में जो ज्ञानी जी है उसको भी माना जाता है। तो ये लोग हैं या मोहल्ले का जो सरबराह है, काउंसलर है, या उस जगह जहां जिस देहात से ताल्लुक रखने वाला जिरगे का बड़ा है, वो क्या रोल अदा कर सकता है? मेरा ख्याल है कि तमाम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फैमिली सबसे अहम है, फिर डेफिनेटली जो हमारे इन्फ्लुएंशियल्स हैं, जो फैसलों पे असर होते हैं, असरअंदाज होते हैं, इन सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बात करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, जो अभी आपने जिसकी तरफ निशानदेही की कि हमारे यहाँ अब कल्चर बनता जा रहा है, और ये कल्चर जो है ना एक जो है ना रस्म के तौर पे ही आता जा रहा है कि हम निकाह जो है ना मस्जिद में कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस हम वही कर रहे होते हैं, जहेज देने का, चीज़ें करने का। तो यहाँ पे हर सोसाइटी के हर फर्द का, चाहे वो मौलाना साहब हैं, चाहे आपके काउंसलर हैं, चाहे आपके घर के फैमिली के सरबराह हैं, फैमिली है, इवन लड़कियों को भी इस पे खड़ा होना चाहिए कि हमने जहेज, अगर कोई डिमांड ऐसा करता है फैमिली कि वो जहेज मांगती है, तो वहीं पे लड़कियों को खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं, हम जहेज नहीं लेके जाएंगी। और क्योंकि ये जब बच्चियां और बच्चे खुद खड़े होंगे कि अगर मेरा मियाँ कहता है कि मैंने अपनी ससुराल से जहेज नहीं लेना, तो मुझे लगता है कि सब लोग कह सकते हैं।
तो ये चीज़ें प्रमोट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करें और ख़ुद खड़े हों और अपने नौजवानों को खड़ा करें कि नहीं, हमने जो है अपने ससुराल से जहेज़ नहीं लेना, और बच्चियां कहें कि हमने जहेज़ नहीं लेना, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमने ये देखा है कि जब से पंजाब में हमने देखा कि पाबंदी लगी जहेज़ दिखाने पे, अब उस तरह से नहीं नुमाइश नुमाइश होती जहेज़ की, जिस तरह पहले होता था कि पूरी फैमिली के जहेज़ दिखाया जाता था। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अहम टॉपिक था जिसके ऊपर बात की है। मुमताज़ साहब ऐसा कह रही थी कि हर सूरत में हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है कि जहेज़ एक लानत है, इस लानत से हमें छुटकारा पाना होगा। सिर्फ बात यह है कि यहाँ लड़कियों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इस बात के ऊपर हों कि भाई हमने जहेज़ घर में नहीं लेके आना। दूसरी रसूमात के बारे में भी है कि जो हिंदुआना रसूमात हमने शुरू कर दी हैं, 10-10 दिन की शादी चल रही है, बेजा नुमाइश की जा रही है, बेजा तसर्रुफ़ किया जा रहा है पैसे का, इसको भी ख़त्म किया जाए। अभी इजाज़त लेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी आपसे। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आईटी का शोबा ऐसा शोबा है जिसके बारे में हम जितना भी इल्म हासिल करें, लगता है कि पाकिस्तान अभी इस मैदान में कुछ पीछे है, जबकि इसका जो रुझान जितना ज़्यादा होगा उतना पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा। अज़र शाह आज़म हमारे साथ मौजूद है, नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया इस शोबे में, जिस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से नौजवानों को एम्पावर किया है, वो एक मिसाल अपनी है। सिलिकॉन वैली नॉर्थ अमेरिका में जिस तरीके से है, उसके साथ ये एक सबसे बड़े प्राइवेट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। तो आदर्श, वेलकम टू द शो। सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बट आपने सही कहा कि आईटी में बहुत काम हो रहा है और पाकिस्तान शायद थोड़ा पीछे है, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ये जो ग्लोबल स्पेस है, जो ग्लोबल इकॉनमी है आईटी की वजह से, इंटरनेट एक्सेस की वजह से, इससे हमारा मुल्क बहुत फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा सर, अपने काम के हवाले से बताइए, मतलब आपने ये जो इतनी इस तरह से छोटी उम्र में, मैं तो कहूँगा कि इतना बड़ा महारत हासिल कर लिया है, इसके पीछे सक्सेस के पीछे स्टोरी क्या है? किस तरीके से आपने शुरू किया, यहाँ कैसे पहुँचे? नौजवानों के लिए एक मिसाल है ये, तो वो किस तरीके से अपने काम में महारत लेके आए, मेहनत करें, ताकि वो भी इस तरह के मकाम को पा सकें और अपना ही नहीं पाकिस्तान का भी फ़ायदा कर सकें। तो आई थिंक माँ बाप की दुआएं सबसे पहले तो, लेकिन मैंने एफएससी के बाद थोड़ा ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। वालिद साहब ने, वालदा ने इनकरेज भी किया, थोड़ी सी डिफरेंट उनकी अपब्रिंगिंग थी और उसमें बड़ा मौका मिला ये सारी चीज़ें सीखने का, एक्सपेरिमेंट करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सक्सेस भी इसमें मिल गई। मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसी स्पेस है जिसमें लेट से अगर आपकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी नहीं है लेकिन आप स्किल बेस्ड लर्निंग पे जाते हैं तो तब भी आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद हैं। और अभी तो शायद हमारे मुल्क में इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम कोई 3-6 महीने का कोर्स करें और फ़ौरन कमाना शुरू कर दें। हमारी यूथ को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और इस स्पेस में आपको ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आपको स्किल सीखें, ऑनलाइन जाएँ और पैसे कमाना स्टार्ट कर दें। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम आईटी की बात करते हैं, ज़ाहिर बात है कि एक वक्त था, मुझे याद है कि जिस पर हमने कई प्रोग्राम भी किए कि पाकिस्तान में इसका के हवाले से बड़ी कोशिश माजी में की गई है, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोबारा जिस तरह पूरी दुनिया जो है, जिस तरह इकॉनमी है या दीगर चीज़ें हैं, तो पूरी दुनिया इस पे आ गई है, लेकिन हम आज भी पीछे हैं। हम आज अपने बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मिसाल जब देते हैं तो इसलिए देते हैं कि मजबूरन देते हैं क्योंकि वो ममालिक हमसे पीछे थे और आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिस पर हम अमल करके आजकल के नौजवान को अगर हम देखें तो वो आईटी में आना चाहता है, इस नई दुनिया में उसने कदम रखा है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप अपने तजुर्बात से नौजवानों को क्या कहेंगे और हुकूमत को क्या मशवरा देंगे साथ में? जी, मुझे थोड़ा मौका मिला पिछली हुकूमत में, मैं एडवाइज़र था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का, वहाँ बहुत सी अच्छी पॉलिसीज़ पे, अच्छे इनिशिएटिव्स पे काम करने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका मिला। मुझे लगता है कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि अब इंटरनेट हर किसी के पास रसाई है, बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन भी है, अब सब लोगों के पास होने चाहिए, जिनके पास नहीं है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये पहुँचाएँ। और जब आपके पास ये आ जाता है तो फिर तो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ हमें देखने का अंदाज़ बदलना है। तो हमारे मुल्क के अंदर ही बहुत सी मौजूद हैं मिसालें
لڑکے جو آن لائن گئے, انہوں نے کچھ اسکل سیکھا, کام کرنا شروع کر دیا, بڑی بڑی کمپنیاں بنا لی. اور ہم جو یہ انیشیٹو کرتے ہیں, جو ہم یہ ایونٹس کرتے ہیں, یہ اسی لیے کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں. ہم فیوچر فیسٹ کے نام سے جو کانفرنس کریں اس ویکینڈ پہ لاہور میں, اس میں سارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں, جو لوکل ایکسپرٹس ہیں, جو سکسیس سٹوریز ہیں, انہیں ہم سامنے لے کر آئیں گے. یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سٹارٹ لیا, کس طرح گرو کیا, اور یہ یوتھ کے لیے ایک پاتھ ہے جسے وہ فالو کر سکتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اچھا, میں ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. جس طرح آپ نے ذکر کیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے, ہم ہندوستان بنگلہ دیش جو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, لیکن اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو 5G کی انٹری بھی ہو چکی ہے. لیکن اب بھی میں دیہاتی علاقوں میں گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے بہت زیادہ نوجوان جو ہے جن میں بہت زیادہ کچھ کرنے کی چاہ ہے, اور وہ بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں, اور بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نام بھی بنایا شہر میں آ کے. لیکن اگر ہم دیکھیں بہت بڑی آبادی پاکستان کی جو شہروں کی نہیں ہے بلکہ دیہاتی علاقوں میں, دیہی علاقوں میں پائی جا رہی ہے, لیکن آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو 3G کی سہولیات بھی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے پاس نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. جی دیکھیں, انٹرنیٹ بالکل آپ کی امپورٹنٹ بات ہے کہ انٹرنیٹ کی رسائی جو ہے وہ سب تک ہونی چاہیے. آئی تھنک پاکستان کی کوئی 40-50% پاپولیشن آن لائن ہے, 100% ہونی چاہیے. یہ ہوگی تو ایک نئی دنیا, ایک نئے دور میں ہم انٹر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو انفراسٹرکچر کا کام ہے اس میں بڑا وقت لگتا ہے. ابھی بھی اگر آپ امریکہ میں جائیں اور بڑے شہروں سے باہر نکلیں تو وہاں پر بھی نیٹ ورک تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے یہ, اور انٹرنیٹ جتنا ایکسپینسو ڈیولپ ملکوں میں ہے, پاکستان میں بہت سستا ہے. تو کچھ چیزیں یہاں اچھی بھی ہیں, لیکن یہ کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن ہماری کاوش یہ ہے اور ہماری سجیشن حکومت سے بھی ہے کہ جتنی جلدی یہ کام کیا جائے اتنا اچھا. جتنی جلدی ہم انٹرنیٹ سب تک پہنچائیں, سب کو آن لائن لے کر آئیں, تاکہ وہ سارے اس اکانومی کا, اس ڈیجیٹل اکانومی کا پارٹ بنے. اچھا آدرش, یہ بتاؤ کہ سلیکان ویلی جیسے آپ ایکسچینج پروگرام مطلب ہوئے, نوجوانوں کو اگر اس طرف راغب کرنا ہو تو مطلب ان کو کیا بتایا جائے کہ وہاں دنیا میں ڈیمانڈ اب کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, اور ان کو کیا کرنا چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے؟ سر کرونا سے پہلے جو ہے ہم سلیکن ویلی بڑے پروگرام لے کے جاتے تھے ہر سال, گروپ انٹرپرینورس کا, ابھی بھی لے کر جاتے ہیں. وہاں پر جا کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکھیں کہ دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ٹرینڈ کیا ہیں اور ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کرونا کے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سب کچھ آن لائن چلا گیا ہے. اب آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس آلموسٹ وہی اپرچونیٹیز ہیں جو شاید سلیکن ویلی میں بیٹھے کسی بندے کے پاس ہیں. اور یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا کہ سلیکن ویلی سے لوگ موو ہو گئے اور وہ پوری دنیا میں اب جو ہے نا وہ ریموٹلی بیٹھے کام کریں. تو یہ تو پاکستان جیسے ملک کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب آپ چاہے کوٹ ادو میں بیٹھے ہیں, سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں, آپ لاہور میں نہیں بھی ہیں تو آپ بس آن لائن جائیں اور آپ اپرچونیٹیز ڈھونڈنا شروع کر دیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت سے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے, شہروں سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن وہ لاکھوں ڈالر آن لائن کماتے ہیں. میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ جو اس میں فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اویئرنیس اور لرننگ اور ریسرچ, کہ بس جائیں اور ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ راستے موجود کیا ہیں. کیونکہ یہ سب راستے جو ہے نا, ابھی انفارمیشن ٹو مچ ہو گئی ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, ہر طرح کی چیز موجود ہے, تو اب اس میں سے نکالنا جو کام کی چیز ہے وہ ایک آرٹ ہے, اور اس کو سیکھنا ہے, اور اس میں ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارے کام کی انفارمیشن کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ بے شمار یونیورسٹیز اور کالجز ایسے ہیں جو کورسز آفر کر رہے ہیں, ان کا معیار کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور اپنے آپ کو اگر آپ نے چوز کرنا ہو کہ میں نے اس شعبے میں جانا ہے, تو کوئی ایسے کورسز ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پڑھائے جا رہے جن کو پڑھایا جانا چاہیے اور جن کی وجہ سے ہم عالمی معیار پہ آ سکیں؟ پہلے تو میرا سب سے پہلے ایک ریکویسٹ اور گلہ ہے ایجوکیشن سیکٹر سے کہ ہمیں اپنے کریکولم کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر ٹیکنالوجی میں, کیونکہ ٹیکنالوجی سیکٹر ہر 6 مہینے بعد اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا کریکولم نہیں ہو رہا, تو انڈسٹری کے ساتھ بڑی انٹیگریشن ریکوائرڈ ہے. کچھ انسٹیٹیوٹس ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن یہ لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہمیں کوئی انیشیٹو چاہیے جس میں ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے اسکل بیسڈ لرننگ پروگرام آ گئے ہیں جو کہ کیونکہ ڈیزائن ریسنٹلی ہوئے ہیں تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہیں, زیادہ یوزفل ہیں. اور اس میں آئی تھنک سب سے اچھا معیار یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوٹ اچھا ڈیلیور کرتا ہے اس کے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں, سکسیس ملتی ہیں. اور اس سے زیادہ کسی انسٹیٹیوٹ کی کامیابی کا کوئی میٹرک نہیں ہے کہ وہاں سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کا سکسیس ریٹ کیا. اور اگر کسی انسٹیٹیوٹ سے نکل کے آپ کو نوکری نہیں ملتی تو کیا ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں جانا بھی چاہیے؟ اچھا اب آپ نے جیسے اس کی بات کی ہے, اچھا ایک اور چیز جو زیادہ تر میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے جس طرح ڈیجیٹل اکانومی کی بات کی, ظاہری بات ہے پوری دنیا اس پہ آ گئی ہے,
اور ہم بھی کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوششیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بھی جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سارے پروگرام تو وہ ہم سے ہی سوال کرتے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھائی ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ جیسے جو لوگ ہیں ان سے ہی ہم جواب مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح رؤوف صاحب نے ایک نشاندہی کی کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہاں پہ کم سے کم, اور آپ نے بھی فرمایا کہ اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن بہت سارے لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اپنی شاپس ختم کی, آن لائن بزنس کی طرف آ گئے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو وہ بھروسہ اسی طرح وہ بلڈ نہیں کر پا رہے یا ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم آنے والے جو لوگ ہیں اب وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایسے کیا کون کون سے پلیٹ فارم دینے چاہیے تاکہ وہ بھی آ کے اسی پلیٹ فارم پہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے, اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی کچھ کر سکے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکے؟ جی بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس میں میرا یہ سجیشن ہے کہ دیکھیں ٹریننگ کی اور ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو شاید ہم آئی ٹی ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہمیں 4 چیزیں پتہ ہوں, لیکن آئی ٹی کا استعمال جو ہے وہ سب کے لیے, تو اس کے جو استعمال پہ اویئرنیس ہے, جو ٹریننگ ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ ہر سیکٹر میں ہونی چاہیے, چاہے آپ ہیلتھ سیکٹر میں ہوں, فائنینس سیکٹر میں ہوں, کسی بھی انڈسٹری میں ہوں, ایون آرٹس اینڈ لٹریچر میں بھی ہوں. تو آپ کو یہ سکھانا چاہیے اب ہمیں کہ کیا لیٹسٹ ٹولز موجود ہیں اور ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. ابھی تک ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا جو ہے ایک پرسنل ایفرٹ ہوتی ہے, میں جاؤں آن لائن سرچ کروں. یہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے کہ ادارے جو ہیں وہ اس کی اویئرنیس ریگولرلی کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپ سکلنگ کرتے رہیں کہ یار اب یہ نئی چیز آ گئی ہے, اب یہ نئی چیز آ گئی ہے, ہر سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, کون سے ٹولز آ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی پیچھے رہ جائیں گے. اور دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے, یہ گلوبل اسفیئر ہے, اب ہم سب ایک برابر جو ہے نا میدان میں موجود ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس کی جو کمپٹیشن اس کی وجہ سے آئے, ہم نے اس کی تیاری پوری کرنی. اچھا آدرش یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ نے, امین الحق صاحب سے ہماری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی اور وہ بتانے لگے کہ سافٹ ویئر پارکس ہم بہت زیادہ ملک میں پھیلا رہے ہیں, ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کتنی تعداد میں ہونے چاہیے؟ جو اس وقت ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور معیار کیسا؟ دیکھیں بڑے اچھے انیشیٹیوز ہیں, بہت سے اور ملکوں نے سافٹ ویئر پارک والے پروجیکٹس بنائے, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنائیں, لیکن یہ انیشیٹیوز 20, 30, 50 سال پہلے ہوئے تھے. آج جو ہے آپ کو صرف ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے اور ایک لیپ ٹاپ چاہیے, کنیکشن آپ کو تھوڑا اچھا چاہیے. تو ایک دفعہ میں ساؤتھ پنجاب میں گیا, وہاں ایک بچہ آن لائن فری لانسنگ کرتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ یہاں انٹرنیٹ اچھا نہیں چلتا. تو شاید اس پہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. اب ہم بلڈنگیں بنائیں اور لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں, مجھے لگتا ہے اب پاکستان تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس میں. اب اپرچونٹی ہے کہ جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں ہم وہاں آپ تک انٹرنیٹ پہنچا دیں, وہاں پر آپ کو سہولت دیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اس اکانومی کا پارٹ بن جائیں. کیونکہ یہ دیکھیں فیکٹریاں تو نہیں ہیں, ہم ٹیکسٹائل تو نہیں لگا رہے کہ آپ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے. آپ کہیں پہ بھی ہوں, آپ اس ٹیم کا پارٹ بن جائیں, اس انیشیٹو کا پارٹ بن جائیں. فیوچر کتنا نظر آتا ہے آپ کو اس کے پھیلاؤ کا انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو؟ نوجوانوں کو جو یہ بتایا جائے کہ یہی فیوچر ہے, اور آپ کو یہ جو آپ ہمارے ہاں ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ ایف اے بی اے کیا, اس کے بعد سرکاری نوکری تلاش کرنے کی کوشش میں لگ گئے, وقت ضائع کیا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس شعبے کی طرف آئیں جو فیوچر ہے. بالکل, دیکھیں اسی وجہ سے جو ہم کانفرنس کریں اس کا نام فیوچر فیسٹ ہے, کیونکہ ہم فیوچر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں ہی ہم ایگزسٹ کریں. جن کے پاس ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہے, جن کو پتہ ہے کہ ٹول کیسے ہیں, آپ امیجن کریں کہ آج ایک واٹس ایپ گروپ میں آپ 200 لوگوں کو ایک ساتھ انفارمیشن بھیج سکتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے آپ کیسے 200 لوگوں تک بات پہنچاتے تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جنہیں ہم بڑا آبویس لیتے ہیں, یہ اسینشلی ہماری زندگی بہت امپروو ہو چکی ہے, لیکن ان چیزوں پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا کہ کیسے لائف اور جو فیوچر ہے وہ ری شیپ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی انیبلمنٹ کی وجہ سے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سے اور شعبے ضرور ہوں گے, لیکن ایک تو ہمارے ملک کا فارن ایکسچینج کا ایشو ہے, ہمیں ڈالر چاہیے. تو جو شعبہ ڈالر کماتا ہے اور اتنی آسانی سے کماتا ہے کہ آپ بس جو ہے ایک انٹرنیٹ اور ایک لیپ ٹاپ دے دیں, اس میں ہی فیوچر ہے, اور صرف اسی میں فیوچر ہے اس ٹائم پاکستان کا. آپ نے جیسے بتایا کہ ایک لیپ ٹاپ, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ سافٹ ویئر اگر پارک بنانا ہے, آئی ٹی پارک بنانا ہے, تو آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. پاجی آپ سے جاننا چاہوں گا, دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹ ہیں, ظاہری بات ہے آپ کا شعبہ ہے, آپ کو زیادہ معلومات ہیں, تو ایسے کون کو, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہو گئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا, دنیا آگے نکل گئی اور ہم اپنے سیاسی معاملات یا دیگر معاملات میں الجھے رہے. لیکن اب
दुनिया को आपने देखा है, समझा है, आईटी के हवाले से आपने देखा है, कौन ऐसी चीजें कि उस पर भी अगर फोकस किया जाए और हमें जैसे अमेरिका में देखें या दीगर ममालिक में देखें तो ट्रीटमेंट से हेल्थ के या एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, मुख्तलिफ हो चुकी हैं हम सबसे। तो और ऐसी क्या चीजें जिस पर इक़दाम हो तो मेरे ख्याल में मुल्क जो है कहीं ना कहीं अगर दौड़ में उनके साथ शामिल तो हो जाएगा ना, अगर बराबरी नहीं आ सकती दौड़ में तो शामिल हो जाएगा हमारा मुल्क। बिल्कुल, इतनी चीज़ें हैं कि इस पे हमने अगेन पूरा एक इवेंट किया है, 250 स्पीकर बुलाए डिफरेंट स्पेसेस से, डिफरेंट मुल्कों से कि यार बात करें। सो एग्रीकल्चर में जो हमारा नेचुरल यील्ड है और इसी ज़मीन से जो हम फर्दर ज़राअत कर सकते हैं वो $50 बिलियन का गैप है। और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये पूरी दुनिया बहुत से ममालिक कर चुके हैं, हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे, कैसे कर सकते हैं। आप हेल्थ में देखें कि हम टेली मेडिसन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्थ केयर की सर्विसेज कैसे पहुँचा सकते हैं। एजुकेशन और ई लर्निंग की अगर बात करें, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं, इसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई हैं। अगर आप प्योरली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ ब्लॉकचेन डेवलपर्स बहुत कम है। दुनिया में ये शायद सबसे ज़्यादा इन डिमांड वेल पेड रिसोर्स है इस टाइम, और हम उसकी ट्रेनिंग पे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे। तो ऐसे ट्रेंड्स हर टाइम चल रहे होते हैं। सवाल सिर्फ ये कि क्या हम इतने इक्विप्ड हैं या इतने कमिटेड हैं कि हम उन ट्रेंड्स से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को उनके साथ पोजीशन करें। आपकी बिल्कुल बात सही है कि हम कुछ हालात के साथ हमेशा लड़ते रहते हैं इस मुल्क में, लेकिन हमारी कौम की रेजिलियंस बड़ी कमाल है। तो इंडिविजुअली एंटरप्रेन्योर्स ने, कंपनीज़ ने, इंस्टीट्यूट्स ने बहुत काम किया है। हमें सिर्फ एज अ कौम एक कमिटमेंट करने की ज़रूरत है कि यार अब जो है ना, हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी जो आई है और इससे हमने भरपूर फ़ायदा उठाना है। अच्छा ये बताओ कि शहबाज शरीफ साहब जब भी आते हैं तो वो लैपटॉप स्कीम उनकी शुरू हो जाती है और वो स्टूडेंट्स में बांट रहे होते हैं। क्या वो बेहतर है मतलब इस तरीके से, या उसके साथ बेहतर ये है कि उनको तरबियत भी दी जाए कि इस लैपटॉप का करना क्या है, बजाय इसके कि वो आम ऊट पटांग किस्म की चीज़ें देख रहे हों, उसके ऊपर वक्त ज़ाया कर रहे हों। उस तरबियत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? जी, एक तो ये कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जो लोगों को मेरिट पे ये चीज़ें मिली और उन्होंने वहाँ से कोई ना कोई काम शुरू कर दिया, उनकी लाइफ सेट हो गई, फ्रीलांसिंग कर ली। ट्रेनिंग की बिल्कुल ज़रूरत है। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट और इवन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अब IT स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी मैस स्केल पे चल रहे हैं। लेकिन अगेन इसमें हमारी दरख्वास्त ये कि हमारी जो 22 करोड़ की आबादी है इसमें कितने लोग अभी भी ऑफलाइन हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट को एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी लैपटॉप ऑपरेट नहीं किया, कितनी यूथ है जिसे ये पता ही नहीं है कि चीज़ें इस्तेमाल कैसे होती हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स तो हुकूमत किसी भी की हो ये ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्मार्टफोन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट देना है और लैपटॉप तो डेफिनेटली देना चाहिए ताकि वो काम करना शुरू करें। बहुत मेहरबानी, थैंक्स। आपको अल्लाह ताला कामयाब करे और आपके जो इनिशिएटिव हैं उनको भी कामयाबी मिले। इस दुआ के साथ ही हम चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जनरल बाजवा के हवाले से एक कंट्रोवर्सी जावेद चौधरी साहब ने शुरू किया, हमने शुरू में भी उसका जिक्र किया, थोड़ी सी तफसील उसकी और बात कर लेते हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। तो भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताओ, आपके जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा और फिर हामिद मीर के प्रोग्राम में भी कहा कि फ़रोग नसीम ने आके मुलाकात की और जनरल बाजवा से। अब फ़रोग नसीम तो उसको इनकारी हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मैं मुलाकात के लिए गया, मैंने फ़ोन पे ज़रूर पूछा था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, मतलब किसकी बात मानी जाए? देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि किसकी बात हमें माननी है, लेकिन एक बात तो बड़ी शानदार तरीके से नुमाया हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर पसे पर्दा जो खेल खेले जाते रहे हैं, चाहे उसमें एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस है, चाहे उसमें हमारे मीडिया के कुछ दोस्त हैं, यानी एक अजीबो गरीब किस्म के मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं जो रियासत की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं या उनके अंदर डाउट्स पैदा कर रहे हैं। तो जो जाहिर करता है कि पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट जो है उस पर कई तरह के क्रिटिकल सवालात उभर कर सामने आते हैं कि हम किस तरह से रियासत के निज़ाम को चला रहे हैं। और जिस तरह से ये जावेद चौधरी साहब ने और कुछ लोगों ने तासुर दिया कि इमरान खान के मामले में आर्मी चीफ ने चीफ जस्टिस से कहा और चीफ जस्टिस ने फिर आर्मी चीफ की मानी, ये तो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है रऊफ साहब। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह से ऑपरेट करती हैं
وہ تو اس کا جو میکینزم جو ہے وہ طاقت کی حکمرانی کے ساتھ یا طاقتور لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر اس میں انصاف نام کی کہاں چیزیں ہیں؟ اب دیکھیے اس پہ تو خود چیف جسٹس صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے. جس قسم کی گفتگو کچھ کالم نگار یا تجزیہ نگار یا اینکرز حضرات کر رہے ہیں کہ وہ وضاحت کریں کہ کیا واقعی ان کی ملاقاتیں اس طرح سے ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب نے وضاحت کی ہے، اس طرح سے موجودہ جوڈیشری کو بھی وضاحت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پھر خود ایک بڑا کریٹیکل سوال بن جائے گا کہ کیا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر بیٹھ کے اس طرح کی منورنگ کر رہے تھے. تو بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے تناظر میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے. اب ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی صحت کیا ہے، یہ تو کوئی انویسٹیگیٹ ہو تو پتہ چلے. لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا ہم ایک جسے کہتے ہیں افراد کی پسند و ناپسند کے درمیان کہیں الجھ کے رہ گئے ہیں. کسی ایک شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اس میں کہانیاں بھی جوڑ رہے ہیں اور اس میں سے چیزیں بھی نکال رہے ہیں. اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ریٹائر آرمی چیف جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ، اور کیوں وہ 6 گھنٹے کالم نگاروں کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں اور پھر وہ قسط وار آرٹیکل لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آج بھی پس پردہ کچھ نہ کچھ سیاست کا کھیل کو تو کھیلا جا رہا ہے نا جی. حمید اچھا سلمان صاحب، اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی پرسوں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جو آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے، یعنی اس نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے. ایسے میں حامد میر صاحب کا ایک تجزیہ ہم سن رہے تھے تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے 2% تک نہیں بتایا، جبکہ عمران خان صاحب اگر 5% بنائے گے تو بہت کچھ معاملات جو ہیں وہ کھل کر آ جائیں گے. یہ جو محاذ کھلے ہوئے ہیں، باجوہ صاحب الگ ٹائم دے رہے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ تجزیہ کاروں کو، اور خان صاحب کچھ الگ اشارے دے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا؟ ویسے سیاسی پس پردہ تو بہت ساری چیزیں بڑے ممالک میں ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان کے درمیان کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہ ہو. لیکن ہمارے ملک میں چیزیں بڑی اسکینڈلائز کی جا رہی ہیں. جی جی دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا ہے. دیکھیے نا جو آرمی چیف ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہو یا چیف جسٹس کے عہدے پہ موجود لوگ ہو، ان کے پاس بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم ان باتوں کو اپنے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کے خلاف اسے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کریں گے؟ تو آپ تو اپنے ریاستی کرافٹ کو بے نقاب کر رہے ہیں نا، اور آپ ایسی چیزوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں جس سے آپ کا اپنا ریاست کا جو نظام ہے اس کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ چیز 4 آنے کی ہو اور آپ اس کے اندر 12 آنے کا مسالہ لگا کر جو ہے اس کو پیش کر رہے ہو تاکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کیا جا سکے. تو یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر پاکستان کی سیاست کا معاملہ اگر آڈیو ویڈیوز پر آ گیا ہے تو پھر تو پاکستانی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. یعنی اب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کوئی سب فاسق آڈٹ کروائے گا، کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر تعصب ڈالنا. کہ ابھی میں نے کل سن رہا کہ جناب وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ علماء کرام سے اور مساجد کے جو خطیب ہیں ان کی مدد سے یہ عمران خان اخلاقی طور پہ بہت نیچے گر چکے ہیں. یعنی یہ مجھے یاد آ گیا، رؤوف صاحب کو بھی یاد ہوگا، جب ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کا الیکشن تھا تو اس وقت بھی یہ سارے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے کہ علماء کرام کے ذریعے عورت کی حکمرانی کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ہم جو ہے وہ ایڈونچر سے، سیاسی مہم جوئی سے اور منفی طرز کی جو سیاست ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. اور اس میں کوئی ذمہ دار کوئی ایک فریق تو نہیں ہے، سب لوگ ذمہ دار ہیں جو اپنے اپنے طریقوں سے ریاستی مفاد کو، ملک کے مفاد کو پیچھے چھوڑ کے اپنے ذاتی مفادات کی سیاست میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھو نا سلمان عابد، مطلب ہر چیز ایسے بالکل نیچے عوامی سطح کے اوپر لے آیا گیا ہے اس کو کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ باتیں جو بہت بند کمروں میں ہوا کرتی تھی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں. رؤوف صاحب دیکھیں نا، اب آپ کو بھی کئی دہائیاں گزر گئی ہیں اس شعبہ صحافت میں، مجھے بھی کئی دہائیاں گزر گئی ہیں، باقی لوگ بھی آپ پہ کئی دہائیوں سے لوگ بیٹھے سن رہے ہوں گے ہماری باتیں. یعنی اس قدر مایوسی جو ہے نا میں نے اپنی پاکستانی قوم کے اندر نہیں دیکھی ہے. اور یہ میں مایوسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، علمی فکری لوگ ہیں. وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. یعنی جس قسم کی طرز سیاست، جس قسم کی جمہوریت، جس قسم کا اخلاقی معیارات اور جس قسم کی گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں نجی محفلوں میں یا پرس پردہ یا اوپن باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی باہر کی کوئی سازش ہمارے خلاف نہیں ہو رہی.
हम तो माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं जो खुद अपने खिलाफ साजिशें करने के मास्टर माइंड समझे जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि देखिए ना, आपने अपनी पॉलिटिक्स का भी बेड़ागर्क कर दिया, जमहूरियत का भी बेड़ागर्क किया, आपने अपने इंस्टीट्यूशंस का भी बेड़ागर्क कर दिया है, आपने अपने मीडिया का भी बेड़ागर्क किया, आपने मईशत का भी बेड़ागर्क कर दिया है। तो कौन सी चीज है जिसकी इस्लाह की जा सके? जब प्राइम मिनिस्टर खुद आके हाथ खड़ा करके कहे कि हम तो बैगर हैं और हमारे पास सिवाय मांगने के अलावा कोई चाराकार नहीं रहा। कल ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि IMF की शराइत को माने बगैर कुछ बात आगे नहीं चल सकती है, और फिर वो बच्चे पैदा करने वाली बातें, यानी ये कम बच्चे पैदा करने की बातें की मिसालें दी जा रही हैं। यानी एक रियासत के क्राफ्ट के साथ आप एक मजाक कर रहे हैं यार रऊफ। इसके अलावा और क्या बात की जा सकती है यहाँ पर, सिवाय इस जो घुटन यहाँ पे पैदा कर दी गई है। और चाहे उसमें तमाम फरीक, मैं कह रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं सारे खेल को सजाने में जो हमने खेल सजाया हुआ है। आप अपनी टीवी टॉक शोज को देखें, हम नॉन इश्यूज के ऊपर उलझे हुए हैं। वो मरियम को क्या कर दिया तो मरियम ये हो गई, तो फलाना इमरान खान के साथ ये हो गया, तो नवाज शरीफ के साथ ये हो गया, और जातियात पे मबनी सियासत है। और ये जो हमारे माशाल्लाह वीलॉगर्स हैं, इनको तो अल्लाह ताला हिदायत दे, यानी ये लोगों के बेडरूम तक घुसकर जो है ना, और इसमें बड़े बड़े मारूफ एंकर्स हैं, मैं आपको माजरत चाहता हूँ, कमरों में घुसकर जो है बातें कर रहे हैं, उनकी निजी जिंदगी के मामलात लाके अपने पैसे बना रहे हैं, और एक तमाशा बना दिया इस पूरे मुल्क को, और दुनिया में भी तमाशा बना रहे हैं, हमें अपने मुल्क के अंदर भी तमाशा बना रहे हैं। बहुत मेहरबानी सलमान, थैंक Thank you. बहुत शुक्रिया। हरमीत, बात वही है, मतलब अखलाकी तौर के ऊपर हमने पता नहीं मेयारात क्या बना ली हैं, हमने किस तरीके के काम करने शुरू कर दिए हैं। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि निजी ज़िंदगी के ऊपर आप मतलब एक हद तक ही आप बात कर रहे होगे, जब अवामी सतह के ऊपर आप इसको लेके आओगे तो बड़े ख़राबी की सूरत हाल हम पैदा करते हैं। बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जितनी भी मजम्मत की जाए, चाहे वो आपका अंदरूनी मामला, आपका ज़ाती मामला है, आप उसी में भी अमल दखल करके कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के आप दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में चाहे वो अगर ये वाक़यात माजी में हुए हैं उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, या अब जो हो रहे हैं, और जो बात सलमान साहब ने की ये इंतहाई ख़तरनाक है। एक तो हम जिस तरीके से जिन हालात से हम 70,000 जानों की बातें करते हैं, वो क्यों गई हैं? कभी हमने ये नहीं सोचा कि अपनों का बिछड़ना क्या होता है, कभी उस तकलीफ को हमने नहीं समझा, लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते हैं कि 70,000 जानें गई हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह क्या थी? वो यही वजूहात थी कि अब आप देखें कि एक प्रोपेगेंडा जो है, चाहे वो ऑडियो है या वीडियो है, उसका ज़ाती मामला था, लेकिन अब इस चीज़ को मसाजिद की तरफ या उलमा किराम को इसके एंगेज करना, इसको मजहबी रंग देना, ये इंतहाई मुल्क के लिए भी खतरनाक है, आवाम के लिए भी खतरनाक है। और जाहिर बात है जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, मुआशी बहरान आपका है, सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, पूरी दुनिया हमसे नजरें चुराई हुई बैठी है, हिंदुस्तान महाज खोला हुआ है, इसी तरह दीगर ममालिक भी नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान जो है इसमें कोई स्टेबिलिटी आए, तो कम से कम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीजों पर हमें ध्यान देने के बजाय दीगर उन मामलात पर ध्यान देना चाहिए जो मुल्क के मफाद में हो, जो मुल्क की बेहतरी में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत-ए-हाल कुछ और है, अपनी सियासत की खातिर, अपनी जाती मफाद की खातिर हम कहीं ना कहीं वो बॉर्डर भी क्रॉस कर लेते हैं जो हमें नहीं क्रॉस करने चाहिए। हरमीत, फौरी तौर पे हम चलते हैं हैदराबाद, वहाँ पे गचक वहाँ की मशहूर है, उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। गचक बड़ी मज़े की चीज़ होती है खाने की, जाते जाते वो दिखा देते हैं पैकेज। आइए चल के देख। 12 बज गए, मुंह में पानी लाओगे सर। मौसम सरमा में हैदराबाद की सौगात गज्जक, जो के जायके में अपना एक नाम रखती है। गज्जक शेरी ना सिर्फ शौक से खाते हैं बल्कि तोहफे के तौर पर अपने अजीजों कारब को भी भेजते हैं। तो गज्जक यहाँ पर अच्छी मिलती है और पूरे सिंध में यहीं से जाती है और हम रिश्तेदारों में यहीं से भी जाते हैं, और इसको खाने से थोड़ी सर्दी कम लगती है और जायकेदार भी होती है। गज्जक बनाने वालों का कहना है कि गज्जक को 4 मराइल से तैयार किया जाता है। गज्जक में गुड़, तिल और ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। 3 से 4 मराइल में गुजरती है और जो है ना इसको बड़ी मेहनत से ये गज्जक तैयार की जाती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। पहले तो हम इसमें चीनी डालते हैं, फिर हम इसमें लिक्विड डाल के हैं, फिर हम इसको तिल के अंदर डाल के इसको मिलाते हैं, फिर इसकी कुटाई करते हैं जिससे ये लजीज और बेहतर हो जाती है। शहर के कारखानों में तैयार होने वाली गज्जक 600 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाती है। वैसे तो है जी, आपने देखी रिपोर्ट, क्या मज़ेदार गचक है और मतलब किस तरीके से बनाई जा रही है, उसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अभी चलते हैं हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी, उम्मीद हो कि कल सुबह भी होगी, हम तीनों मौजूद होंगे आपकी खिदमत में। तो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।